हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा आप लोग सब? बेटा जो बच्चे ऐप पर आ चुके हैं सभी अपनी अपनी मैसेज भेजो एक बार जल्दी से ऐप पर। कैसे हो बेटा, कैसी चल रही है स्टडीज? बताओ बेटा, मेरे पास फटाफट मैसेज भेजो कि आप सब ऐप पर आ चुके हो। फिर हम आज नवंबर 2018 का पेपर स्टार्ट करते हैं। बताओ बेटा, मुझे आप सब मैसेज भेजो ताकि हम अपने पेपर की स्टार्टिंग कर सकें। और आप सभी ने घर पे आज के पेपर के लिए मुझे उम्मीद है बहुत सारा पढ़ा होगा, रिवाइज करना शुरू कर दिया होगा बेटा। तो मुझे बताओ आपने क्या क्या पढ़ा, जल्दी से बताओ बेटा। आपने सबने क्या क्या पढ़ दिया है घर पर? मेरे पास मैसेज आ गए हैं उदित का, शुभम का, ईशा का। गुड मॉर्निंग, कैसे हो बेटा? शुभम कैसे हो बेटा, कैसी चल रही है स्टडीज? मुझे लग रहा है शुभम लास्ट क्लास में नहीं थे बेटा। सब ठीक ठाक? दिल्ली में हो या कहीं बाहर थे बेटा? लास्ट क्लास में आप मुझे नहीं मिले थे बेटा, है ना बेटा? तो कैसे हो बेटा शुभम आप? चलिए हम शुरू कर दें बेटा काम। बाकी सब बच्चे जो ऐप पर आ गए हैं वो भी मुझे फटाफट बताओ एक बार, जल्दी से मैसेज भेजो। चलिए बेटा, उदित कह रहे जी आज लेट कैसे हैं? कुछ टेक्निकल इश्यूज थे बेटा, लेट हैं। बस शुरू करने जा रहे हैं। आपकी कुछ और प्लानिंग करवा रहे थे आपके लिए, अच्छे नंबर लगवाने के लिए। आपके पेपर में नंबर अच्छे अच्छे आने चाहिए ना बेटा, उसके लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का काम। और आज हम नवंबर 2018 के क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करेंगे। आप सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर ध्यान से देखें। नवंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। ये है नवंबर 18 का पेपर। मैंने ICAI.org से इसको लिया था। और अच्छा, शुभम कहते हैं आप थे पिछली क्लास में। ओके, राइट, शायद 2-3 क्लास पहले की बात है जो मुझे ध्यान रहा। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही। तो बेटा जी हम लोग आज की क्लास को अभी शुरू करते हैं। और आपने सभी ने मेरे साथ इस बात को ध्यान देना है कि आज की क्लास को स्टार्ट करते हुए हम लोग अपनी आज की क्लास में नवंबर 2018 के क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन पेपर में 11 पेजेस हैं और ये मैंने ICAI.org से डाउनलोड किया था। आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को मेरे साथ शुरू करें। अगेन जैसे कि हर फाउंडेशन के लॉ के पेपर में होते हैं, यहां पर 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जो सेक्शन ए है वो लॉ का है और सेक्शन बी इंग्लिश का है। तो सेक्शन ए लॉ का हिस्सा 60 नंबर का है। ध्यान से देखिए, सेक्शन ए 60 नंबर का लॉ का हिस्सा है बेटा। और सेक्शन ए जो आप देखेंगे उसके अंदर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है। उसके अलावा आपको रिमेनिंग 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चंस करने हैं। आपको अटेम्प्ट करने हैं 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है बेटा। तो मैं शुरू करता हूं आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, जो कि 4 नंबर का एक केस स्टडी है। 4 मार्क्स का केस स्टडी है। आप इसको ध्यान से देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है नवंबर 2018 के एग्जाम में। आइए एक क्वेश्चन को देखते हैं, साथ साथ आप मुझे आंसर भेजते रहना बेटा। देखो बेटा, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। एक्स ने और वाई ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया ऑन 1 अगस्त 2018, 1 अगस्त 2018 को। इस कॉन्ट्रैक्ट में एक्स ने 50 टन चीनी शुगर सप्लाई करनी है वाई को एक सर्टेन प्राइस पर और 10 दिन के अंदर अंदर सप्लाई करनी है, स्ट्रिक्टली 10 दिन के अंदर सप्लाई करनी है। नाउ क्या हुआ, मिस्टर वाई ने 50,000 रुपीज का एडवांस दे दिया है इस कॉन्ट्रैक्ट में। और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इस जगह पर जो अवेलेबल था वो है रोडवेज ओनली, सिर्फ सड़क का रास्ता था। जो वो एरिया था वहां पर बड़ी सीवियर, बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई 2 अगस्त को। तो हमने जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया 1 अगस्त को, उसके अगले दिन बाढ़ आ गई और जो रोड, जो अकेली सड़क थी उन 2 शहरों के, उन 2 इलाकों के बीच में, वो डैमेज हो गई। और इस शहर को, इस सड़क को रिपेयर नहीं किया जा सकता है, रिपेयर नहीं किया जा सका सड़क को 15 दिन के अंदर अंदर। 15 दिन लग गए इसको रिपेयर होने में। तो एक्स ने वाई से कहा कि वो 20 अगस्त को उसे शुगर सप्लाई कर देगा, लेकिन वाई नहीं माना। 1 सितंबर को एक्स जो कि सेलर था, उसने वाई से 10,000 रुपीज कंपेंसेशन मांग लिया कि वाई शुगर को लेने को तैयार नहीं है और ये इस कॉन्ट्रैक्ट के परव्यू में नहीं था। ऑन द अदर हैंड वाई ने कहा कि मेरा 50,000 रुपीज मुझे वापस दो, जो मैंने तुम्हें एडवांस दिया था। आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करके बताना है इस केस में क्या होगा। तो देखो बेटा,
जब आप इस क्वेश्चन को देखते हो, आइए मैं आपको आंसर्स बताता हूं, आप मेरे साथ आंसर समझ के देखिए। ये केस एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था जो पॉसिबल था। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद सर्कमस्टांस बदल गए, यहां पर बाढ़ आ गई और सर्कमस्टांस बदलने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया। क्योंकि सर्कमस्टांस बदलने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया, तो इम्पॉसिबल होने वाले इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो सकता। यहां पर एक्स का फॉल्ट नहीं है, यहां पर वाई का भी फॉल्ट नहीं है। तो जब इस कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइम था, शुरू में 10 दिन फिक्स किया गया था, स्ट्रिक्टली 10 दिन, और उसके बाद बाढ़ की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। तो याद कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट के शुरू में टाइम फिक्स किया गया था। जब कॉन्ट्रैक्ट के शुरू में टाइम फिक्स किया गया था, तो यहां पर टाइम एक एसेंस है। हमने हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर प्रोविजन पढ़ा है, वो सिचुएशन जहां टाइम एसेंस होता है। टाइम में ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो नहीं सकता, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम मानेंगे कि 10 दिन के बाद, क्योंकि टाइम निकल चुका है, अब वाई के हाथ में चॉइस आ गई कि वो इसे पूरा करवाना चाहता है या नहीं। वाई ने मना किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जहां हम कहते हैं टाइम एसेंस है, टाइम एसेंस है, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है अगर वो उस टाइम में परफॉर्म ना किया जाए। तो इस सिचुएशन में टाइम एसेंस होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया, और अब वाई की चॉइस है, वाई की बेटा चॉइस है कि वाई इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करवाना चाहता है, पूरा नहीं करवाना चाहता है। अगर वाई इसे पूरा नहीं करवाना चाहता है तो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। तो एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये केस उस टॉपिक के साथ डील करता है जहां हम कहते हैं टाइम एक एसेंस है। जहां टाइम एक एसेंस होता है, तो उस सिचुएशन में हमारा कॉन्ट्रैक्ट आपको उसी टाइम में पूरा करना है, अदरवाइज सामने वाली पार्टी की ऑप्शन पर उसे वॉइडेबल डिक्लेयर कर देते हैं, उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो यहां पर अगर वाई इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा और वाई को उसका 50,000 रुपीज रिफंड किया जाएगा। अब कभी कभी जब आप इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो बहुत बार आपके दिमाग में आएगा कि जी बाढ़ आ गई है तो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप वॉइड नहीं हुआ, क्योंकि बाढ़ आने के बाद सड़क को वापस ठीक कर दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हो सकता है, लेकिन जिस टाइम के अंदर पूरा होना था ये उस टाइम में पूरा नहीं हुआ, उस टाइम में पूरा नहीं हो सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंस होने की वजह से ये एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया और हम इसे उस टाइम में फुलफिल नहीं कर सकते हैं। बेटा ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट था, 4 नंबर का था। आप हमेशा ध्यान रखिए, लगभग सभी पेपर्स में फर्स्ट क्वेश्चन में 4-4 नंबर के केस स्टडी हमारे पास आ रहे हैं, और जो 4-4 नंबर के केस स्टडीज आ रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने देखा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, कंपनीज एक्ट से एक एक केस स्टडी लास्ट दोनों पेपर्स में देखने को मिल रहा है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट भी एक केस स्टडी है, और आपको इस केस स्टडी को बताना है कंपनीज एक्ट से। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 है बेटा, आप याद कीजिए, सेक्शन 8 में चैरिटेबल कंपनी की बात होती है, इसको हम नॉन प्रॉफिट कंपनी कहते हैं, चैरिटेबल कंपनी भी कहते हैं। अर्नड ह्यूज प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। उसके बाद ड्यू टू सम फेवरेबल पॉलिसीज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द कंपनी, कंसिडरिंग द डेवलपमेंट, some members of the company wanted the company to distribute dividend to the members of company. They approached you to advise them about the maximum amount of dividend that can be declared by the company as per the provisions of Companies Act 2013. Examine the relevant provisions of the Companies Act 2013 and advise the member accordingly. कहते हैं एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है सेक्शन 8 वाली, और इस नॉन प्रॉफिट कंपनी ने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से और बहुत सी कुछ और कंडीशंस की वजह से, फेवरेबल कंडीशंस की वजह से बहुत ह्यूज प्रॉफिट कमाया। इन्होंने बेटा बहुत सारा प्रॉफिट कमा लिया। जब इन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया तो ये कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है। तो बहुत आसान बात है, इसके मेंबर चाहते हैं कि डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए, और वो आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ डिविडेंड डिक्लेयर करने का क्या प्रोविज़न होगा, और वो जानना चाहते हैं मैक्सिमम कितना डिविडेंड ये कंपनी दे सकती है। तो आपने मुझे बताना है कि हमारे पास एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, नॉन प्रॉफिट कंपनी डिविडेंड देना चाहती है या उसके मेंबर्स डिविडेंड मांग रहे हैं। हमें बताना है कि इस कंपनी के अंदर हम कितना डिविडेंड दे सकते हैं। ये बात आपको मुझे एक्सप्लेन करके बतानी है, और आपको बताना है कि यहाँ डिविडेंड देने की मैक्सिमम लिमिट क्या होगी। बताओ बेटा, आप बताओ, एक नॉन प्रॉफिट कंपनी मैक्सिमम कितना डिविडेंड दे सकती है? जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट बताओ। लेट अस सी आप में से कौन सबसे पहले करेक्ट आंसर बताता है। ये केस
किस टॉपिक के साथ डील करता है? ये डील करता है नॉन प्रॉफिट कंपनी सेक्शन 8 के साथ, जो कंपनीज एक्ट में है। नॉन प्रॉफिट कंपनी कंपनीज एक्ट सेक्शन 8 उसके साथ डील करता है। आपको बताना है इस सिचुएशन में हम कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं, मैक्सिमम डिविडेंड कितना दे सकते हैं, ये आपने मुझे आंसर देना है। बताओ बेटा, क्या कहते हो आप मुझे बताओ। लेट अस सी, सबसे पहले किसका करेक्ट आंसर आता है? आपने बताना है कि इस सिचुएशन में, जल्दी से बताना बेटा, इस सिचुएशन में सबसे पहले बताओ कौन करेक्ट आंसर देता है, कितना डिविडेंड मैक्सिमम दे सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए मैं भी आपको बताता हूं। जो नॉन प्रॉफिट कंपनी है सेक्शन 8 में, उसकी बेसिक कंडीशन यही होती है। पता है क्या उसकी बेसिक कंडीशन होती है? कि वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। तो क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट कंपनी है, ये सेक्शन 8 में कवर होती है, तो नॉन प्रॉफिट कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है। इस वजह से इस कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना मना है। क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट कंपनी है, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है, इसे डिविडेंड डिक्लेयर करना मना है। तो इस नॉन प्रॉफिट कंपनी से कहा जाएगा कि आप डिविडेंड डिक्लेयर ना करें और आपके मेंबर्स को डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। आपका सारा प्रॉफिट आपकी चैरिटेबल एक्टिविटी के अंदर ही यूज़ किया जाएगा। आपका सारा प्रॉफिट आपकी चैरिटेबल एक्टिविटी में यूज़ होगा। आप अपने प्रॉफिट को डिविडेंड की फॉर्म में देने की बजाय अपने प्रॉफिट को अपने ही पास रखें, चैरिटी में लगाएं, पब्लिक वेलफेयर में इसे यूज़ करें। तो ये कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है। देखो मेरे पास एक आंसर है। उदित ने कहा कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी, शुभम ने कहा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी, गौतम ने कहा है दी कैन नॉट गिव डिविडेंड। बिल्कुल सही बात, आपके सभी के आंसर बिल्कुल ठीक हैं। इस प्रॉफिट को कंपनी के चैरिटेबल पर्पस में ही यूज़ किया जा सकता है, आप इससे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, है ना बेटा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप इनके आंसर बहुत अच्छे दे सकते हो। आपने सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप परफेक्ट हो, आप इनके आंसर बिल्कुल अच्छे से बना सकते हो। अब आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन के सी पार्ट पर बढ़ते हैं बेटा। थ्योरी क्वेश्चन आ गया, डिफरेंशिएट करके बताना है। आप पढ़ के देखो क्या कहता है क्वेश्चन। देखो बेटा वो कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन असर्टेन एंड अनअसर्टेन गुड्स विद एग्जांपल। आप डिफरेंशिएट करके बताओ असर्टेन गुड्स क्या हैं, अनअसर्टेन गुड्स क्या हैं, और एग्जांपल के साथ डिफरेंशिएट करके बताओ। मतलब आपको एक एक एग्जांपल भी देना है और ये बताना है कि असर्टेन गुड्स क्या हैं और अनअसर्टेन गुड्स क्या हैं। तो बस बहुत आसान, आपने एग्जांपल के साथ देकर बताना है असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स क्या होती हैं। आप बताओ बेटा असर्टेन गुड्स क्या हैं, अनअसर्टेन गुड्स क्या हैं, आपको मुझे इसका आंसर देना है। याद कीजिए सेल ऑफ गुड्स से क्वेश्चन हो गया। तो जब हम असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स की बात करते हैं ना, तो ध्यान देना आप इसको डिफरेंशिएट करने के लिए टेबल बना सकते हो। आप टेबल बना दो और टेबल बनाने के बाद एक एक पॉइंट असर्टेन अनअसर्टेन असर्टेन अनअसर्टेन का बताते रहना। मैं आपको डिफरेंस का पहला पॉइंट बताता हूं जिससे शुरुआत होनी चाहिए। आपको कहना चाहिए कि असर्टेन गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक सेलर के पास ऑलरेडी हैं, और असर्टेन गुड्स का फीचर कि अग्रीमेंट टू सेल बनाने से पहले इन्हें आइडेंटिफाई किया गया। अग्रीमेंट टू सेल बनाने से पहले हमने इसको आइडेंटिफाई किया, पहचान लिया, हमने इनकी पहचान को फिक्स कर दिया। क्योंकि हमने इनकी पहचान को फिक्स कर दिया, ये असर्टेन गुड्स हैं। ये वो गुड्स हैं जो असर्टेन हैं, ये वो गुड्स हैं जिन्हें पहले पहचाना जा चुका है। अनअसर्टेन गुड्स वो हैं जिनकी पहले पहचान नहीं की गई। तो अग्रीमेंट टू सेल बनता है, अभी तक हमने गुड्स को नहीं पहचाना। क्योंकि अभी तक हमने गुड्स को नहीं पहचाना, तो इन गुड्स की आइडेंटिफिकेशन या पहचान बाद में की जाएगी। बाद में जब आप इन गुड्स की पहचान करोगे तो बेटा बाद में इन गुड्स को आइडेंटिफाई करके सामने वाले को सप्लाई कर दिया जाएगा बेटा। तो ये है दोनों का पहला पॉइंट। आप और क्या क्या पॉइंट बना सकते हो? एक पॉइंट बनाना दोनों के एग्जाम्पल के ऊपर, असर्टेन का एग्जाम्पल दे देना, अनअसर्टेन का एग्जाम्पल दे देना। और क्या पॉइंट बनाना? वैसे तो देखो डिफरेंशिएट बताना है, डिफरेंशिएट करना है, लेकिन आप एक पॉइंट ये भी जरूर बताना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स दोनों एग्जिस्टिंग गुड्स में से होती हैं। असर्टेन में कहना कि ये एग्जिस्टिंग गुड्स हैं, लेकिन ये असर्टेन हुई हैं अग्रीमेंट के बाद, और जब ये आइडेंटिफाई हो गई उसके बाद इन्हें असर्टेन कहते हैं। और ये शुरू में पहले अनअसर्टेन थी। तो असर्टेन गुड्स में क्या कहोगे? ये पहले अनअसर्टेन थी। और अनअसर्टेन गुड्स में क्या कहोगे? ये गुड्स वो हैं जो बाद में असर्टेन हो जाएंगी। तो जो अनअसर्टेन हैं उनमें कहना ये वो हैं जो कि बाद में असर्टेन हो जाएंगी, और असर्टेन में कहना ये वो हैं जो कि पहले अनअसर्टेन थी। एक पॉइंट आप ये भी बताना, आप चाहो तो, क्योंकि डिफरेंशिएट कर रहे हो, एक पॉइंट चाहो तो ये भी बता सकते हो
कि असर्टेन और अनअसर्टेन गुड्स दोनों एग्जिस्टिंग गुड्स हैं। ये वैसे कंपैरिजन है, ये सिमिलैरिटी है, डिफरेंस नहीं है। एक्स्ट्रा में बताना चाहो बता देना। एक पॉइंट ये बताना कि असर्टेन गुड्स के अंदर अग्रीमेंट टू सेल भी बन सकता है और कॉन्ट्रैक्ट टू सेल भी बन सकता है। अनअसर्टेन गुड्स में सिर्फ अग्रीमेंट टू सेल बनता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के टॉपिक में सीखा था कि अनअसर्टेन गुड्स में ट्रांसफर ऑफ टाइटल नहीं हो सकता। अनअसर्टेन गुड्स में ट्रांसफर ऑफ टाइटल नहीं हो सकता है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल सिर्फ असर्टेन गुड्स में ही हो सकता है। तो असर्टेन गुड्स में ट्रांसफर ऑफ टाइटल किया जा सकता है। तो ये है बेटा हमारा फर्स्ट पॉइंट। और इस फर्स्ट पॉइंट के अंदर मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पॉइंट का आंसर देते हुए आपने 2 केस स्टडीज को देखा, एक थ्योरी क्वेश्चन को देखा। मेरे साथ देखिए, ये हमारा थ्योरी क्वेश्चन और केस स्टडी है। और इसके साथ आप ध्यान से देखिए, हमारे पास आपको ये भी बतानी है, आपको क्या बताना है, आपको इस सिचुएशन में ये बताना है कि हमारे पास थ्योरी है, हमारे पास केस स्टडी है, आपको दोनों आते हैं, आप दोनों को अच्छे से हैंडल करके बता सकते हो बेटा, है ना बेटा। ये आपको इस सिचुएशन में हमें आंसर देना था। चलिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। और फर्स्ट क्वेश्चन के बाद अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन पर लेकर चलूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट हो आपके मन में पूछो बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में ABC तीनों पॉइंट्स आपने पढ़ दिए। कोई भी डाउट आपके मन में हो आप मुझे पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट है, फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको तंग करता है, आप मुझे इसका मीनिंग पूछ सकते हैं बेटा। मैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में आपको और बताता हूं। बताओ बेटा, बताइए बेटा, मुझे आपने सभी ने बताना है, जल्दी से बताओ बेटा, शाबाश। चलिए फिर शुरू करते हैं। इसका मतलब आगे आपका कोई डाउट इसमें नहीं आया अभी। मैं चलता हूं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। देखो सेकंड क्वेश्चन थ्योरी का है, ध्यान से देखो बेटा। व्हाट इज कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? बहुत ही आसान, बिल्कुल सही बात। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? ठीक है सर। और क्या पूछते हैं? डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की क्या एसेंशियल हैं? बिल्कुल ठीक है, कितनी अच्छी बात है। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? ठीक है। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं ये भी आपको बताना है। और प्लीज़ एक बात ध्यान दीजिए कि ये हमारे पास क्वेश्चन 7 मार्क्स में है। तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं बेटा? आप इसका आंसर दोगे मुझे, क्या दोगे इसका आंसर? आप इसका आंसर बताना कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31 में डिफाइंड है। सेक्शन नंबर ना भी बताओ चाहे। आप कहना कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो कंडीशनल है, जिनमें एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट होता है और अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के अंदर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को तब पूरा करते हैं जब वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसी कंडीशन के होने या ना होने के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये कॉन्टिंजेंट है। फिर इनके रूल्स बता देना कि कंडीशंस या तो पॉजिटिव होती हैं या नेगेटिव होती हैं। साथ में ये भी कहना कि कंडीशन फुलफिल होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होता है, कंडीशन फुलफिल ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर दिया जाता है। और कॉन्टिंजेंट में आपने एक बहुत ज़रूरी बात ये बतानी है कि अगर कोई कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्सन के बिहेवियर, किसी पर्सन के किए गए काम के ऊपर डिपेंड करता है, तो उस केस में हम उस कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को तब फुलफिल करेंगे जब वो पर्सन वैसे बिहेव करे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है अपनी क्लास में कि ए ने बी से कहा कि अगर मेरा बेटा सी डी से मैरिज करेगा तो मैं एक बिल्डिंग तुम्हें बेचूंगा। तो अगर सी ने डी से मैरिज की तब आप बिल्डिंग बेचना, अगर सी ने डी से मैरिज नहीं की तो बिल्डिंग मत बेचना। ये है हमारा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसके सारे रूल्स हैं। और आप क्योंकि 7 मार्क्स में हैं तो एक एग्जाम्पल भी इसके ऊपर ज़रूर दे देना, एक एग्जाम्पल भी ज़रूर दे देना, क्योंकि ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है बेटा। उदित ने क्वेश्चन पूछा फर्स्ट पॉइंट में, सर कैन फॉर डैमेजेस। बेटा फर्स्ट पॉइंट में डैमेजेस का कोई यूज़ ही नहीं है। अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखोगे, ध्यान से पढ़ो, तुम्हें बेटा ध्यान से पढ़ना है। तुमने क्वेश्चन को देखना है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा था एनालाइज द अबाउट सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड डिसाइड ऑन वाइज कंटेंशन। वो कह रहे हैं वाई की कंटेंशन को डिमांड करो। वाई की कंटेंशन, वाई तो अपना 50,000 ही वापस मांग रहा है, तो हम उसमें डैमेजेस की बात जबरदस्ती अपने पास से क्यों डालें? बेटा क्वेश्चन में उसने आपको पूछा कि वाई की कंटेंशन, वाई की बात बताओ। वाई मांग रहा है 50,000, उसे डिस्कस करके बताओ क्या होगा। आप वाई का आंसर पूरा बनाओ। वाई ने डैमेजेस मांगी नहीं है तो हम उसमें डैमेजेस की बात अपने पास से क्यों लगाएं? उदित ऐसा लगेगा बेटा तुम क्वेश्चन भी अपने पास से बना रहे हो एग्जाम में, फिर आंसर भी अपने आप ही दे रहे हो। पेपर अपने आप थोड़ा बना के दोगे बेटा, जो क्वेश्चन में पूछा है उसी का आंसर दो। एक्स्ट्रा इधर उधर की बातें मत करो, फिर पेपर में इतना लिखने का टाइम भी नहीं होगा बेटा। पेपर में इधर उधर की बातें करने का टाइम कहाँ होगा आपके पास कि वो आप कहेगा कि वाई ने 50,000 मांगा
आप बोलो जी वाई का डैमेजेस भी बताऊंगा मैं, तो उसने डैमेजेस की बात नहीं पूछी वाई की तरफ से, 50,000 रुपीज़ रिफंड की बात पूछी है। जो पूछा जाए वही बताना है, ना तो आप एग्जाम में इस काम को करो ना ही क्लास में इस काम को करो, जो चीज़ पूछी जाती है उसका आंसर हो बेटा। आइए बेटा सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट, एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स टू इनकॉर्पोरेट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व देयर इन अंडर LLP एक्ट 2008। कितनी अच्छी बात है बेटा। वो कहता है कि LLP एक्ट 2008 में आपको LLP बनानी है, तो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं, ये हमें आंसर देना है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ 5 ही नंबर का है। तो हम इसका आंसर शुरू कैसे करेंगे। एक LLP को बनाने के एसेंशियल एलिमेंट्स पहले बताना LLP के लिए मिनिमम 2 पार्टनर हैं, LLP के लिए एक लॉफुल ऑब्जेक्टिव है, LLP के लिए बिजनेस है, और LLP के अंदर सबसे बड़ी बात, LLP के अंदर LLP को बनाने के लिए हम LLP एक्ट के प्रोविजंस को फुलफिल करते हैं। हम LLP एक्ट के प्रोविजंस को फुलफिल करते हैं, हमारे पास लॉफुल बिजनेस है, हम मिनिमम 2 पर्सन्स हैं और हम इस बिजनेस को LLP की फॉर्म में करना चाहते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं, स्टेप में वो सारी बातें बताना। पहले एक फॉर्म देना है जहां आपने LLP का एक नेम डिसाइड करवाना है, ये पॉइंट पहले बता देना। फिर आप एक पॉइंट बताना LLP का अग्रीमेंट बनाना है, फिर बताना कि LLP के पार्टनर्स की डिटेल्स, LLP का अग्रीमेंट, वो सारी डिटेल्स LLP के रजिस्ट्रार ROC को देनी है, एक रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, मिनिमम 2 पार्टनर्स को DP डिसाइड करना है। अगर हम डिसाइड नहीं करेंगे तो सारे पार्टनर DP हो जाएंगे। ये भी बता देना कि अगर हमने LLP का अग्रीमेंट नहीं बनाया तो LLP एक्ट के शेड्यूल 1 में जो लिखा है वो हमारा LLP अग्रीमेंट माना जाएगा। ये सारी बातें बता देना और ये हमारे LLP के फॉर्मेशन के स्टेप्स होंगे। एक स्टेप ये भी बताना कि LLP की फॉर्मेशन के बाद आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद आपकी LLP क्रिएट हो जाएगी और काम शुरू कर देगी। ये है बेटा हमारा सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट। आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन में 8 नंबर की केस स्टडी, 4 नंबर की थ्योरी, सेकंड क्वेश्चन में पूरे 12 नंबर की थ्योरी। अब ये 2 क्वेश्चन हमारे हुए। समझिए कि अगर आपने दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए तो 24 नंबर का पेपर आप यहां ऐसे अटेम्प्ट करेंगे। आप देखो मेरे साथ, अब मैं आपको लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, जो आंसर आपको बता रहा हूं, बाद में वीडियो को एक बार पेपर के साथ दोबारा से देखना। वैसे मैंने लास्ट में आपको सभी को कहा था भी पेपर को एक बार साथ में रख लीजिएगा पॉसिबल हो तो, या पेपर को पहले पढ़ के जरूर बैठें। बट फिर भी अगर आपने पेपर को पहले रीड ना किया हो तो अभी भी क्लास के बाद वीडियो को दोबारा से प्ले करके एक बार पूरे क्वेश्चन पेपर के साथ इसको दोबारा से एक बार देखना। हर पेपर के वीडियो को 2-2 बार देखना ताकि आप इन्हें अच्छे से याद कर सकें। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, दो अ माइनर कैनॉट बी ए पार्टनर इन अ फर्म, ही कैन नन द लेस बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। वो कहता है एक माइनर फर्म में पार्टनर नहीं होता लेकिन उसे हम पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के लिए एडमिट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्टेट द राइट्स विच कैन बी एंजॉयड बाय माइनर पार्टनर। अब आपको 4 नंबर में बताना है कि एक माइनर पार्टनर को फर्म के अंदर कौन से राइट्स मिलेंगे। तो पहले हम जो स्टेटमेंट लिखी है उस स्टेटमेंट के बारे में 2-3 लाइन बताएं कि ऑल्दो एक माइनर फर्म में पार्टनर नहीं होता है बट उसे एडमिट किया जा सकता है बेनिफिट्स के लिए, तो हम उसे एक बेनिफिशियल पार्टनर कहते हैं। अब आप ये कहना कि हम उसे बेनिफिशियल पार्टनर कहते हैं, वो पार्टनर बेनिफिट्स के लिए आता है, प्रॉफिट्स लेगा, लेकिन वो लॉसेस के लिए लायबल नहीं होगा। क्योंकि वो लॉसेस के लिए लायबल नहीं होगा तो हम उस सिचुएशन में उससे प्रॉफिट्स तो देंगे बट लॉसेस का शेयर उसको एज सच नहीं देते हैं। इस पार्टनर को फर्म के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बनाने की परमिशन नहीं होगी क्योंकि ये एक्टिंग पार्टनर नहीं बनेगा, माइनर बच्चा है। और इसके राइट्स में आप ये बात ये भी बताओगे कि ये माइनर चाइल्ड फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन कर सकता है, लेकिन ये उन अकाउंट्स का इंस्पेक्शन ना करे जहां फर्म के सीक्रेट्स लिखे हैं। फिर एक ये भी बताना कि माइनर के पास एक और भी राइट है कि जब वो मेजर हो जाता है तो उसको 6 मंथ का टाइम मिलता है जिसके अंदर वो डिसाइड करके बताता है कि फर्म का पार्टनर बने रहेगा या नहीं बनेगा। अगर वो डिसाइड करता है कि मैं फर्म का पार्टनर बना रहूँगा तो फिर वो पार्टनर कंटिन्यू रहेगा, वो लॉसेस भी शेयर करेगा, प्रॉफिट्स भी शेयर करेगा। अगर वो डिसाइड करता है कि मैं पार्टनर नहीं बनूंगा तो फिर वो वहीं फर्म से रिटायर हो जाता है। जब वो रिटायर हो जाता है तो उसके रिटायरमेंट के बाद उसका जो भी शेयर है, उसका जो भी हिस्सा है वो उसको दे दिया जाता है और हम एक पब्लिक नोटिस देकर उसे फर्म से अलग कर देते हैं। तो ये तो है हमारा फर्म से इस माइनर बच्चे के पार्टनर के राइट्स। अब इसी के अंदर आप एक पॉइंट ये भी देखिए, 2 नंबर में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, स्टेट द लायबिलिटीज ऑफ ए माइनर पार्टनर बोथ। माइनर पार्टनर की लायबिलिटी बताओ, कब कब बताओ, बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी एंड आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी।
मेजर होने से पहले माइनर की क्या लायबिलिटी है, मेजर होने के बाद क्या लायबिलिटी है, ये आप बताओ। मेजर होने से पहले पार्टनर की लायबिलिटी क्या है, मेजर होने से पहले पार्टनर की लायबिलिटी क्या है, ये बताओ। एक माइनर चाइल्ड फर्म में पार्टनर बनकर आया, मेजर होने से पहले उसकी क्या लायबिलिटी है, ये आपने मुझे बताना है। बताओ बेटा, मेजर होने से पहले माइनर बच्चे की लायबिलिटी क्या है, सिर्फ एक नंबर के लिए बताना है, और एक नंबर के लिए ये भी बताना होगा उसके बाद कि मेजर होने के बाद लायबिलिटी क्या है। तो पहले बताइए मेजर होने से पहले उसकी क्या लायबिलिटी, एक नंबर के हिसाब से बताओ बेटा, बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। मेजर होने से पहले उसकी क्या लायबिलिटी है एक नंबर के हिसाब से। एक सवाल है उदित ने कहा जी वाला क्वेश्चन फर्स्ट वाला। बेटा उदित फर्स्ट वाला क्वेश्चन वीडियो दोबारा प्ले करके देखो। अभी अभी आपने मुझे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दो आंसर पे दो क्वेश्चन भी भेजे थे। ठंडा देना पानी। आपने मुझे बेटा फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो आंसर था, आपने तो आंसर भी भेजा था, फिर आपने उस आंसर पे दो और क्वेश्चन भी भेजे थे। अब उस क्वेश्चन को दोबारा से समझना है तो वीडियो को दोबारा से प्ले करो, बहुत ही ध्यान से काम करो, क्वेश्चन के बियॉन्ड कुछ मत करो। बेटा क्वेश्चन में अपने पास से क्वेश्चन ऐड मत करो। एक पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसको ध्यान से अटेम्प्ट करो, अपने पास से कोई भी क्वेश्चन ऐड मत करो, क्योंकि आप अगर ऐसा करोगे तो आप अपने आंसर को खराब कर सकते हो। आंसर पे ध्यान दो, जो क्वेश्चन पूछा उसे आंसर दो। क्वेश्चन में नया क्वेश्चन मत बनाओ। पेपर डिस्कस कर रहे हैं बेटा, कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए तो हम सारे क्रॉस क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है ना, लेकिन पेपर को डिस्कस करते हुए आप उसके अंदर अपने पास से क्वेश्चन बना के आंसर मत बनाओ। ऐसे बनाओगे तो कुछ भी समझ भी नहीं आएगा, बाकी सबका भी टाइम खराब करोगे। ध्यान से देखो, पेपर पे ही ध्यान दो बेटा, बिल्कुल इधर उधर की बातें मत पूछो बेटा। उसके बाद देखो जी, मेरे पास पहला आंसर आया है शुभम का, बिफोर बिकमिंग मेजर माइनर हैज नो सच लायबिलिटी। ओके जी, ठीक बात है। ओके, आपने कहा जी माइनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज प्रॉफिट, बिफोर मैरिज ही इज नॉट लायबल। बेटा देखो, माइनर जब मेजर हुआ तो मेजर होने से पहले उसकी लायबिलिटी, वैसे तो उसकी लायबिलिटी नहीं है, बट याद कीजिए माइनर का शेयर लायबल होता है। माइनर के शेयर में से हम उसकी लायबिलिटी को माइनस करते हैं, माइनर की कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर दो लाइन से बनेगा। आप कहना कि मेजर होने से पहले माइनर की कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, लेकिन माइनर के शेयर में से ही उसके हिस्से काटे जा सकते हैं। इसके लिए आप हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की उस क्लास को ज़रूर रिवाइज करना जहां हमने माइनर के बारे में पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि माइनर पर्सनली लायबल नहीं है। अब अगला सवाल पूछता हूं, आप इसका भी आंसर दो। आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, मेजर होने के बाद अब माइनर की क्या लायबिलिटी है, बताओ बेटा। माइनर बच्चा मेजर हो गया तो उसकी लायबिलिटी अब क्या होगी, ये आपने मुझे बताना है। मेजर होने के बाद माइनर की क्या लायबिलिटी है, बताओ बेटा। माइनर बच्चा मेजर हो गया तो उसकी लायबिलिटी फर्म के अंदर क्या क्या होंगी, एक बार इसका भी आंसर दो बेटा। मेजर होने के बाद उसकी लायबिलिटी क्या होगी। बताओ बेटा, मेजर होने के बाद इस बच्चे की लायबिलिटी क्या होगी। ओके, बहुत बढ़िया। शुभम ने एक आंसर भेजा। शुभम ने क्या कहा, शुभम ने कहा जी आफ्टर बिकमिंग मेजर ही हैज़ टू डिसाइड वेदर ही वांट्स टू बिकम अ पार्टनर। ठीक है शुभम, ये तो राइट हो गया बेटा कि वो मेजर होने के बाद डिसाइड किया। बेटा लायबिलिटी भी बताना। तो लायबिलिटी जो तुमने कहा, वो आखिरी लाइन जो तुमने लिखी आंसर में वो ज़्यादा अच्छी है कि मेजर होने के बाद अगर वो फर्म का पार्टनर बने रहता है, अगर वो फर्म का पार्टनर बनता है तो फिर उसकी लायबिलिटी फर्म के सभी लॉसेस के लिए भी हो जाएगी। अगर मेजर होने के बाद वो डिसाइड करता है कि पार्टनर नहीं बनेगा तो उसकी लायबिलिटी फर्म के अंदर खत्म हो जाएगी। तो मेजर होने के बाद उसकी लायबिलिटी क्या होगी, जब हमें ये बताना होता है तो कहना जी बहुत आसान, मेजर होने के बाद उसकी लायबिलिटी क्या होगी, ये देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि वो पार्टनर बना या नहीं बना। अगर वो पार्टनर बन गया है तो मेजर होने के बाद वो लायबल रहेगा। अगर वो पार्टनर नहीं बना है तो मेजर होने के बाद उसकी रिटायरमेंट कर देंगे, और ना तो उसकी कोई लायबिलिटी पहले थी और ना ही उसकी कोई लायबिलिटी उस वक्त अभी भी होगी क्योंकि वो रिटायर हो गया। तो मेजर होने के बाद उसकी लायबिलिटी क्या है, ये भी दो लाइन का आंसर। अगर वो पार्टनर बना तो उसकी लायबिलिटी शुरू हो जाएगी लॉसेस के लिए, सभी चीज़ों के लिए, और अगर वो पार्टनर नहीं बना तो उसकी लायबिलिटी स्टार्ट नहीं होगी। उस सिचुएशन के अंदर वो फर्म का पार्टनर नहीं है और उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगी। ये दोनों बातें आपको बेटा यहाँ बतानी है। ये मेरे पास आंसर है, मेरे पास एक आंसर था। ओके, आपने कहा जी अनलिमिटेड लायबिलिटी। ओके, एक और आंसर है, ही वांट्स टू बिकम अ पार्टनर देन ही विल बी लायबल। ओके, ये करेक्ट लाइन है। ये किसने भेजा है, ये शुभम ने भेजा है। इफ़ ही वांट्स टू बिकम अ पार्टनर, अगर वो पार्टनर बनता है तो उसकी लायबिलिटी करेक्ट होगी लॉसेस के लिए, बिल्कुल ठीक है। आफ्टर, अच्छा एक है आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी ही विल बी लायबल फॉर ऑल लायबिलिटी सच अदर पार्टनर। नहीं, आफ्टर अटेनिंग अगर वो पार्टनर बनता है तभी वो लायबल होगा। अगर पार्टनर नहीं बनता है तो उसकी लायबिलिटी फर्म के लॉसेस के लिए नहीं होगी। लेकिन ये क्वेश्चन चॉइस में है और इसके साथ 2 नंबर का दूसरा हिस्सा भी है जिसे आपको चॉइस में यहाँ बताना है।
देखो ये इसका 2 नंबर का अलग हिस्सा जो चॉइस में बता सकते हो आप, स्टेट द लीगल पोजीशन ऑफ ए माइनर पार्टनर आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। अब देखो पिछले वाले दोनों पार्ट्स की तरह ही ये वाले पार्ट बन गए। तो माइनर बच्चे की लीगल पोजीशन बताओ आफ्टर मेजोरिटी, मेजर होने के बाद, व्हेन ही ऑप्ट्स टू बिकम अ पार्टनर, जब वो इसी फर्म का पार्टनर बनना चाहता है। तो ये आंसर ऑलरेडी हमने ऊपर वाले पॉइंट पे भी बनाया। वो कहते हैं कि चाहे आप उस क्वेश्चन को वैसे आंसर दे दो, चाहे आप यहाँ से आंसर दे दो, अगर वो डिसाइड करता है कि फर्म का पार्टनर बना रहेगा तो फिर तो बहुत आसान काम हो गया। अगर वो फर्म का पार्टनर बने रहना चाहता है तो फर्म की सभी लायबिलिटीज के लिए लायबल हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट कहता है व्हेन ही डिसाइड्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर, जब वो डिसाइड करता है मैं पार्टनर नहीं बनूंगा। तो आप कहना जब वो ये डिसाइड करता है कि पार्टनर नहीं बनूंगा तो फर्म के किसी भी लॉस के लिए लायबल नहीं होगा और उस सिचुएशन में उसकी कोई भी लायबिलिटी शुरू नहीं होती है। ठीक है बेटा, ये है हमारा सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के बाद के हिस्से बेटा। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन के बी पार्ट पर लेकर चलता हूं जहां पर 3 नंबर का एक केस स्टडी है। बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट जिसमें 3 नंबर का केस स्टडी है, और आप उसके नीचे देखोगे तो बी पार्ट का सेकंड पार्ट है, वो भी एक 3 नंबर का केस स्टडी है। तो बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा? मिस्टर रमेश promised to pay rupees 50,000 to his wife Mrs. Lali so that she can spend the sum on her 30th birthday. मिस्टर रमेश ने प्रॉमिस किया कि अपनी वाइफ लाली को 50,000 रुपीज़ देंगे, वो अपने बर्थडे पर उसे खर्च करेगी। मिसेस लाली इंसिस्टेड हर हस्बैंड टू मेक रिटर्न अग्रीमेंट। लाली ने कहा भाई लिख कर दो कि तुम मुझे प्यार करते हो, रिटर्न अग्रीमेंट इफ़ यू रियली लव्ड हर, अगर वो उसे प्यार करता है तो लिख कर दे भी 50,000 रुपीज़ देगा। रमेश ने रिटर्न अग्रीमेंट करा दिया और अग्रीमेंट को रजिस्टर भी करवा दिया गया लॉ में। नाउ रमेश अपनी वाइफ लाली को ये पैसा नहीं देता। तो रमेश ने पहली बात तो प्रॉमिस कर दिया अपनी वाइफ को 50,000 देने का उसके बर्थडे पर, उसके बाद ये अग्रीमेंट रिटर्न भी है, रजिस्टर्ड भी है। अब लाली अपने हस्बैंड पर केस करना चाहती है और ये 50,000 रुपीज़ लेना चाहती है। आपको डिसाइड करके बताना है क्या यहाँ पर क्या बताना है, क्या मिसेस लाली विल सक्सीड, क्या वो सक्सेसफुल होंगी, क्या वाइफ को उसके हस्बैंड से 50,000 रुपीज़ मिलेगा। देखो हस्बैंड ने प्रॉमिस किया अपनी वाइफ को कि मैं तुम्हें 50,000 रुपीज़ दूंगा, तो ये प्रॉमिस हो जाता है। कौन सा प्रॉमिस हो जाता है? ये प्रॉमिस हो जाता है विदाउट कंसिडरेशन। याद कीजिए विदाउट कंसिडरेशन वाले प्रोमिस के अंदर हमारे पास एक्सेप्शन होता है। हमारे पास क्या एक्सेप्शन होता है? हमारे पास एक एक्सेप्शन होता है, आप प्लीज़ ध्यान से देखना, कि अगर आपने विदाउट कंसिडरेशन कोई प्रॉमिस किया है लेकिन वो लव एंड अफेक्शन से है, वो रिटर्न है, वो रजिस्टर्ड है। अगर वो लव एंड अफेक्शन से है, वो रिटर्न है, वो रजिस्टर्ड है, तो वो एनफोर्सेबल प्रॉमिस होता है, उसे कोर्ट में फुलफिल करवा सकते हैं। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, अगर हम इस सभी केस में, इस ऐसे किसी भी केस में एक रिटर्न अग्रीमेंट बनाते हैं और वो रिटर्न है, रजिस्टर्ड है, लव एंड अफेक्शन से बना, तो उसे फुलफिल करवाया जा सकता है। आप बताओ बेटा, क्या ये पॉइंट उस रिटर्न अग्रीमेंट में, लव एंड अफेक्शन वाले में कवर होता है? एक आंसर है, शुभम ने कहा ये डोमेस्टिक अग्रीमेंट है। नहीं बेटा शुभम, ये डोमेस्टिक अग्रीमेंट नहीं है। डोमेस्टिक अग्रीमेंट ये तब होता जब इसमें रिटर्न और रजिस्टर्ड का झगड़ा नहीं होता। तो ये प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन में चला गया है, तो डोमेस्टिक अग्रीमेंट, लेकिन ये प्रॉमिस विदाउट अग्रीमेंट में चला जाएगा और प्रॉमिस विदाउट अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमें इसके आंसर को बनाना पड़ेगा। हमें इसको डोमेस्टिक अग्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर नहीं बनाना, क्योंकि हमने देखना है कि ये रिटर्न है और रजिस्टर्ड है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बनाना पड़ेगा। बताओ बेटा, क्या ये अग्रीमेंट वैलिड है? क्योंकि ये राइटिंग में भी है, ये रजिस्टर्ड भी है। क्या आपको यहाँ लव एंड अफेक्शन दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? तो इसका करेक्ट आंसर, इसका जो आंसर बनेगा वो आप ये बनाओगे कि ये लव एंड अफेक्शन से बना, ये रिटर्न भी है, ये रजिस्टर्ड भी है। क्योंकि ये राइटिंग में है, ये रजिस्टर्ड है, तो इस सिचुएशन में जो अग्रीमेंट हमने बनाया वो अग्रीमेंट वैलिड है और इसे कोर्ट में एनफोर्सेबल माना जाएगा। जब इस अग्रीमेंट को कोर्ट से एनफोर्सेबल माना जाएगा, इसे कोर्ट में फुलफिल कराया जा सकता है और इस अग्रीमेंट के अंदर मिसेस लाली सक्सेसफुल होंगी अपने हस्बैंड पर केस करके ये अमाउंट मांगने के लिए। हस्बैंड बाउंड है कि अपनी वाइफ मिसेस लाली को ये 50,000 रुपीज़ दे। अगर वो नहीं देगा तो वाइफ उसके ऊपर केस कर सकती है एंड शी विल बी सक्सेसफुल, उसे अपने हस्बैंड से 50,000 रुपीज़ मिलेगा। देखा बेटा, ये है हमारे पास एक सिचुएशन जहां हमने एक ऐसे अग्रीमेंट को देखा जो लव एंड अफेक्शन से बना, जहां पर आपने लव एंड अफेक्शन से अग्रीमेंट को बनाया और सबसे बड़ी बात, जो अग्रीमेंट आपने लव एंड अफेक्शन से बनाया वो राइटिंग में है, वो रजिस्टर्ड है, उसे हम एनफोर्सेबल करवाने जा रहे हैं। मेरे पास एक बड़ा अच्छा एक आंसर लिखा है। ईशा ने कहा दिस इज़ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज़ मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन
एंड हैव रिटन एग्रीमेंट। यस बेटा, इसमें तीनों बातें हैं। ईशा आप ठीक कह रहे हो, ये लव एंड अफेक्शन से है, ये रिटन है, ये रजिस्टर्ड है, इसीलिए इसे कोर्ट में एनफोर्सेबल माना जाएगा और आप इसे फुलफिल करवा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में और देखते हैं, जो कि अगेन एक केस स्टडी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। ये भी एक केस स्टडी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है। आप इसका आंसर देखो। अ शॉपकीपर डिस्प्लेड अ पेयर ऑफ ड्रेस इन अ शोरूम एंड अ प्राइस टैग ऑफ ₹2000 वाज अटैच्ड टू द ड्रेस। शॉपकीपर ने आपको एक शोरूम के अंदर एक ड्रेस को डिस्प्ले में डाल दिया, प्राइस टैग लगा दिया ₹2000 का। मिस लवली इन्होंने टैग को देखा, कैश काउंटर पर गई और शॉपकीपर से कहा कि भाई तुम पैसा लो और मैं ड्रेस को लेकर जा रही हूँ। शॉपकीपर ने ड्रेस को देने से मना कर दिया। उसने कहा कि प्राइस टैग जो है ड्रेस के साथ लगा था, मैं इस प्राइस पर नहीं बेचूंगा। वो मना कर रहा है, कह रहा है मैं नहीं बेचूंगा। मिसेस लवली सीक्स योर एडवाइस। मिसेस लवली आपसे एडवाइस मांगती हैं वेदर शी कैन sue द शॉपकीपर फॉर द अबाउ कॉज अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब मिसेस लाली आपसे जानना चाहती हैं कि क्या वो शॉपकीपर पर केस कर दें, और क्योंकि वो दुकान में गई, वहाँ एक ड्रेस लगी थी, ड्रेस पर एक प्राइस टैग था और उस पर 2000 रुपये कीमत लिखी थी। इन्होंने दुकानदार से कहा भी 2000 रुपये लो, ड्रेस मैं खरीद के जा रही हूँ। आपको बताना है कि क्या अब शॉपकीपर बाउंड था ये ड्रेस इन्हें बेचने के लिए, क्या शॉपकीपर बाउंड था ये ड्रेस उन्हें सेल करे, उनसे पैसा ले, या शॉपकीपर बाउंड नहीं है। इस सिचुएशन में आपको डिसाइड करना है क्या मिसेस लवली सक्सेसफुल होंगी इस ड्रेस को खरीदने में। बताओ बेटा, जब ये ड्रेस वहाँ रखी थी और वो पेमेंट लेकर शॉपकीपर के पास गई, तो क्या शॉपकीपर बाउंड हो गया खरीदने के लिए या अभी नहीं हुआ? बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए। इसका आंसर आपने मुझे देना है। आप एक दुकान पर गए ड्रेस खरीदने के लिए और शॉपकीपर ड्रेस बेचने से मना कर देता है, जबकि प्राइस टैग वहाँ लगा हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग आपको मुझे आंसर देना है। बताओ बेटा, आपके अकॉर्डिंग क्या शॉपकीपर बाउंड है या नहीं है? 2 आंसर आते हैं कि प्राइस टैग इन्विटेशन टू ऑफर है, प्राइस टैग इन्विटेशन टू अग्रीमेंट है। ओके, प्राइस टैग इन्विटेशन टू ऑफर है, ये बात ठीक है। तो क्या शॉपकीपर बाउंड हुआ? क्या शॉपकीपर ये ड्रेस बेचने के लिए बाउंड है या नहीं है? बताओ, क्या शॉपकीपर ड्रेस को बेचने के लिए बाउंड है बेटा या नहीं है? जल्दी से बताओ बेटा, शॉपकीपर ड्रेस को बेचने के लिए बाउंड है या वो बाउंड नहीं है? ओके, तो जवाब है क्योंकि ड्रेस का वहाँ होना सिर्फ एक इन्विटेशन टू ऑफर था, और ड्रेस का वहाँ होना सिर्फ एक इन्विटेशन टू ऑफर था, यहाँ पर कोई ऑफर नहीं हुआ। जब वो लेडी इस ड्रेस को लेकर काउंटर पर गई थी तब उसने ऑफर दिया। जब वो लेडी इस ड्रेस को लेकर काउंटर पर गई थी तो ऑफर हुआ। इस सिचुएशन में ध्यान दीजिए, उस ड्रेस को वहाँ पर लेकर जाना ऑफर था। अब शॉपकीपर की मर्जी है कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करे या नहीं करे। अगर शॉपकीपर उस ड्रेस को एक्सेप्ट नहीं करता है तो प्लीज़ ध्यान देना, इस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। तो ड्रेस को वहाँ पर लेकर जाना एक ऑफ़र था और शॉपकीपर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसने रिजेक्शन कर दी है, तो हम शॉपकीपर को बाउंड नहीं कर सकते हैं। और इस सिचुएशन में हमारे बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। तो जब तक हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा तब तक आपने ध्यान देना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो दोनों पार्टीज़ में से कोई भी बाउंड नहीं है। ना तो शॉपकीपर इस ड्रेस को बेचने के लिए बाउंड है और ना ही मिसेस लवली ये ड्रेस शॉपकीपर से खरीद सकती हैं। तो शॉपकीपर की चॉइस है, वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करे या ना करे। मिसेस लवली उसे फोर्स नहीं कर सकती हैं ड्रेस को बेचने के लिए, है ना बेटा। देखो आपके पास भी लगभग 3 आंसर हमारे पास हैं जो करेक्ट आंसर हैं, बिल्कुल ऐसे ही हैं, बिल्कुल ठीक है। शॉपकीपर बाउंड नहीं है, ड्रेस इन्विटेशन टू ऑफर है, शॉपकीपर बाउंड नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ड्रेस इन्विटेशन टू ऑफर है, शॉपकीपर बाउंड नहीं है, बहुत अच्छी बात। ड्रेस एक इन्विटेशन टू ऑफर है, ड्रेस का वहाँ होना, शॉपकीपर बाउंड नहीं है, और क्योंकि शॉपकीपर बाउंड नहीं है तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हुआ है। आओ बेटा, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, आपने मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज़ ध्यान दीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 और थ्योरी क्वेश्चन है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया, आप एक बार पढ़ के देखो, आपको बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन लगेगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर? कैविट एम्प्टर का डॉक्ट्राइन क्या होता है, कैविट एम्प्टर क्या है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्राइन्स ऑफ कैविट एम्प्टर, है ना बेटा। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। उसने कहा कैविट एम्प्टर क्या होता है, ठीक है, और उसने कहा कैविट एम्प्टर के एक्सेप्शंस क्या होते हैं। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को बता पाओगे, कैविट एम्प्टर क्या है ये भी बता दोगे, और
आपने कैविट एम्प्टर के एक्सेप्शन भी बताने हैं। तो आप बताओ बेटा, कैविट एम्प्टर का एक बेसिक मीनिंग मुझे बता दो। आप बताओ कैविट एम्प्टर का मीनिंग क्या है, एक बार आप मुझे इसका मीनिंग बता दो। कैविट एम्प्टर बेसिकली क्या है, क्या इसका मीनिंग है, किस तरह से हम कैविट एम्प्टर को डिफाइन कर सकते हैं, बताओ क्या है कैविट एम्प्टर, बताओ बेटा। कैविट एम्प्टर का बेसिक मीनिंग क्या होना चाहिए, इसका बेसिक मीनिंग होता है लेट द बायर बिवेयर। लेट द बायर बिवेयर का मतलब है कि हर बायर जो गुड्स खरीदने जा रहा है उसे खुद नॉलेज हो कि वो गुड्स उसके लिए यूज़फुल हैं या नहीं है। आपने अपने आप इस बात को बताना है कि गुड्स हमारे लिए गुड्स यूज़फुल हैं। और प्लीज़ आप एक बात और भी ध्यान से देखिएगा कि कैविट एम्प्टर के अंदर अगर एक बायर गुड्स खरीदता है और वो उसके लिए यूज़फुल नहीं है तो इस सिचुएशन में बायर की खुद की गलती है, सेलर को लायबल नहीं माना जा सकता। अच्छा, कैविट एम्प्टर के कुछ एक्सेप्शंस थे जहां पर हम एक्सेप्शंस में सेलर को लायबल मानते हैं कि उसकी बेची गई गुड्स अच्छी नहीं है, बायर के लिए यूज़फुल नहीं है। तो कैविट एम्प्टर के एक्सेप्शंस क्या थे बेटा, कैविट एम्प्टर की हमारे पास कुछ एक्सेप्शन थे जहां पर याद कीजिए कैविट एम्प्टर के एक्सेप्शन में सभी इंप्लाइड कंडीशंस आती हैं। मैंने आपको पढ़ाते बताया था कि सारी इंप्लाइड कंडीशन कैविट एम्प्टर्स के एक्सेप्शन में कवर होती हैं। तो जहां जहां इंप्लाइड कंडीशंस ब्रीच होती हैं वहां पर हम एक बात कहेंगे कि जहां इंप्लाइड कंडीशंस ब्रीच होती हैं वहां पर सेलर लायबल होता है। उसके अलावा कैविट एम्प्टर में एक्सेप्शन था कि अगर बायर ने सेलर को डिस्क्लोज कर दिया हो कि उसे गुड्स किस पर्पस के लिए चाहिए, उसको गुड्स किस पर्पस के लिए चाहिए, इस सिचुएशन के अंदर हमारे बायर को गुड्स किस पर्पस के लिए चाहिए उसने सेलर को बताया, बट फिर भी गुड्स बायर की काम की नहीं थी तो सेलर की लायबिलिटी है। अगर सेलर ने गुड्स बेची हैं और गुड्स डिफेक्टिव निकली, गुड्स खराब निकली, तो भी हमारी सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको ध्यान देना है कैविट एम्प्टर के प्रिंसिपल के अंदर हम वैसे तो बायर को लायबल मानते हैं बट इन सिचुएशंस में सेलर को भी लायबल बनाया जा सकता है। अगर सेलर ने गुड्स को बेचा और वो बायर के काम की नहीं है, बट इस सिचुएशन में फिर भी आपको ये बात ध्यान देनी है कि सेलर की बेची गई गुड्स बायर के काम की होनी चाहिए थी क्योंकि बायर ने सेलर को बताया था। तो जहां सेलर की मिस्टेक आ जाती है, जहां सेलर की गलती होती है, उस सिचुएशन में हम सेलर को लायबल मानते हैं। अदरवाइज कैविट एम्प्टर में हमेशा बायर को ही लायबल माना जाता है। तो प्लीज़ आप सभी इस पॉइंट को भी देखिए, दिस इज द थ्योरी क्वेश्चन। अब आप देखो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 4 का बी का फर्स्ट पार्ट, देखो कितना बड़ा केस स्टडी है, लेकिन आप देखेंगे सिर्फ 3 मार्क्स में है। बहुत ही बड़ा केस स्टडी बेटा, इट्स वेरी लॉन्ग केस स्टडी और मैं सिंगल स्क्रीन में आपके सामने इस केस को दिखा भी नहीं पा रहा हूँ। इसको देखो कितना लॉन्ग केस स्टडी है लेकिन सिर्फ 3 मार्क्स में है। आइए हम इसको 3 मार्क्स के हिसाब से आंसर देंगे, लेकिन पहले हम इसको एक बार पढ़ते हैं। देखो बेटा आप सभी इसको पढ़ के देखिए। मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फर्म ABC एंड कंपनी के अंदर जो बिजनेस करती है ट्रेडिंग ऑफ ब्रांडेड फर्नीचर। द नेम ऑफ पार्टनर्स वर क्लियरली रिटन अलॉन्ग द फर्म नेम इन फ्रंट ऑफ हेड ऑफिस ऑफ द फर्म एज वेल एज ऑन द लेटर हेड ऑफ द फर्म। तो फर्म के लेटर पैड पर भी पार्टनर्स के नाम लिखे हैं, फर्म के ऑफिस में भी बाहर पार्टनर्स के नाम लिखे हैं। ऑन अक्टूबर 1, 2018 मिस्टर सी पास्ट अवे। अक्टूबर 1 को मिस्टर सी की डेथ हो गई। उनका नाम ना तो फर्म के पार्टनर्स की लिस्ट से, हेड ऑफिस के बाहर से हटाया गया और ना ही लेटर हेड से हटाया गया। ओके, अब इसके बाद वो क्या बताता है, एज पर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप द फर्म कंटिन्यूड इट्स ऑपरेशन। अब फर्म अपने बिजनेस चलाती रही पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग विद मिस्टर ए एंड मिस्टर बी एज पार्टनर्स। द अकाउंट्स ऑफ फर्म वर सेटल्ड, फर्म के अकाउंट सेटल हो गए एंड द अमाउंट ड्यू टू द लीगल हेयर ऑफ मिस्टर ए, मिस्टर सी वॉज ऑल्सो डिटर्मिन्ड ऑन 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को हमने मिस्टर सी के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके अकाउंट्स ड्यू को सेटल भी कर दिया। ओके, बट द सेम वॉज नॉट पेड, बट अभी पे नहीं हुआ, अभी पे होना है टू द लीगल हेयर ऑफ मिस्टर सी। ऑन 16 अक्टूबर 2018, 16 अक्टूबर 2018 को मिस्टर एक्स अ सप्लायर supplied furniture worth ₹20 lakhs to Messrs ABC and Company, and the ABC and Company could not repay the amount due to heavy losses. Now X wants to recover the amount not only from Messrs ABC and Company but also from the legal heir of Mr. C. तो फर्म ने किसी सप्लायर को 20 लाख रुपए की गुड्स सप्लाई की और उसके बाद प्रॉब्लम क्या आई कि फर्म उस सप्लायर का पेमेंट नहीं दे पाई। तो सप्लायर मैसर्स ABC फर्म से भी अपना पैसा मांग रहा है और साथ ही साथ वो सी के रिप्रेजेंटेटिव से भी अपना पेमेंट मांग रहा है। तो सप्लायर जानना चाहता है कि क्या उसको उसका पेमेंट दिया जाएगा।
अब आपने मुझे आंसर देकर बताना है इस केस में क्या होगा, क्या सप्लायर को उसका पेमेंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव से भी मिलेगा। वो कहते हैं बताइए क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल है सप्लायर को पेमेंट देने के लिए। तो एक फर्म के अंदर एक पार्टनर की डेथ हो गई और पार्टनर की डेथ के बाद फर्म ने कुछ गुड्स परचेज की और एक सप्लायर को पेमेंट नहीं दे पाई। सप्लायर उस डिसीज्ड पार्टनर जिसकी डेथ हो गई उस पार्टनर की लीगल रिप्रेजेंटेटिव से भी अपना अमाउंट मांग रहा है। आपको देखकर बताना है कि क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होगा, क्या उससे अमाउंट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। बताओ बेटा। बेटा यहां पर वो कहता है कि फर्म के ऑफिस के बाहर से हमने इस पार्टनर मिस्टर सी का नेम यहां से डिलीट नहीं किया, तो हमें देख कर बताना है कि क्या वो अभी भी लायबल हैं या वो पर्सन लायबल नहीं है। आपको इसका आंसर देना है बेटा। बताओ बेटा आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए इसका आंसर, बताइए आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए जो हमें यहाँ बताना है। बोलो बेटा क्या होना चाहिए इसका आंसर। बेटा ये है एक सप्लायर का केस जिसने फर्म को गुड्स सप्लाई की हैं। आप इसका आंसर भेजिए, तब तक मैं भी आपको आंसर बताता हूँ। देखो बेटा जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो डेथ का कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाता। एक पार्टनर की डेथ हो गई तो इसका मतलब है ऑपरेशन ऑफ लॉ से वो पार्टनर नहीं रहा, इसे हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसे आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। और इस सिचुएशन में आपको ये बात ध्यान देनी है क्योंकि उस पार्टनर की डेथ होने के बाद उसके फैमिली का अकाउंट सेटल करना था। और इस सिचुएशन में आपको ये बात भी ध्यान देनी है कि अगर आपने उसके फैमिली का अकाउंट सेटल नहीं किया तो उससे उन लोगों को फर्म का पार्टनर नहीं माना जा सकता। और इस सिचुएशन में हमें इस बात को ध्यान देना है कि जब आप किसी फर्म के अंदर एक पार्टनर हैं और आपके किसी दूसरे पार्टनर की डेथ हो जाती है तो आप उनका अकाउंट सेटल करें। अगर आपने उनका अकाउंट सेटल नहीं किया तो सिचुएशन में हम आपको अभी पार्टनर नहीं मान सकते, मतलब वो पार्टनर नहीं है, वो फैमिली आपकी, वो तो फर्म से अलग हो चुके हैं। उस पार्टनर की डेथ हो चुकी थी, उसकी पार्टनरशिप खत्म हो गई। इसके बाद आपने जो भी लायबिलिटी इंकर की हो उसका उनके अंदर कोई रोल नहीं है, तो उस पार्टनर के फैमिली मेंबर्स उसके रिप्रेजेंटेटिव्स लायबल नहीं हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव लायबल नहीं है कि वो रिप्रेजेंटेटिव आपके क्रेडिटर को पेमेंट करे। तो इस सिचुएशन में ध्यान दीजिए वो रिप्रेजेंटेटिव आपके क्रेडिटर्स की पेमेंट के लिए लायबल नहीं है। आप ना तो उस रिप्रेजेंटेटिव से पेमेंट मांग सकते हैं ना ही उसके ऊपर कोई लायबिलिटी डाल सकते हैं। सिर्फ हमारी फर्म जिसमें ए और बी दो पार्टनर बचे हैं, सिर्फ यही दोनों लायबल हैं और यही दोनों इस वक्त ये दोनों पार्टनर लायबल हैं। यही दोनों पार्टनर इस वक्त ना सिर्फ फर्म के अमाउंट पे करेंगे बल्कि ये इस क्रेडिटर के लिए भी लायबल हैं। क्रेडिटर इन दोनों पर केस कर सकता है। तो हमारे पार्टनर का रिप्रेजेंटेटिव या पार्टनर का एग्जीक्यूटिव या लीगल एयर लायबल नहीं है फर्म की लायबिलिटीज़ के लिए। ये बेटा आपको आंसर देना है। देखो मेरे पास इसमें आपके लगभग सभी बच्चों के आंसर बिल्कुल ऐसे हैं। आपने कहा जी लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज़ नॉट लायबल, लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज़ नॉट लायबल, एग्जीक्यूटर इज़ नॉट लायबल, बिल्कुल ठीक बात है। और इस केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल नहीं है और उसके ऊपर केस नहीं किया जा सकता है। आइए अब आप एक केस स्टडी और देखिए जो कि आपके सामने 3 मार्क्स में है और एक पहले से अलग केस स्टडी है। अगर आप ध्यान से देखोगे है ये भी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। तो देखिए मैंने देखा इस पेपर के अंदर पार्टनरशिप फर्म पर भी केस स्टडी आगे दो। देखो मिस्टर एम, मिस्टर एन, मिस्टर पी पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फर्म में विच वॉज डीलिंग इन रेफ्रिजरेटर और फर्म रेफ्रिजरेटर्स में डील करती है। ऑन अक्टूबर 1, 2018 पी रिटायर्ड, पी की रिटायरमेंट हो गई अक्टूबर 1 को। और रिटायरमेंट होने के बाद क्या हुआ फ्रॉम द पार्टनरशिप बट फेल्ड टू गिव पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट। तो देखिए 3 पार्टनर थे जिसमें से एक पार्टनर रिटायर हो गया बट हमने वो कहता है कि इस पार्टनरशिप में पब्लिक नोटिस नहीं दिया। आफ्टर हिज रिटायरमेंट मिस्टर एम, मिस्टर एन एंड मिस्टर पी विजिटेड अ ट्रेड फेयर एंड इंक्वायर्ड अबाउट सम रेफ्रिजरेटर विद लेटेस्ट टेक्निक। तो अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान से देखो कि वो कहता है कि वैसे तो पी जो था रिटायर हो गया है लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी एम, एन, पी ये तीनों बंदे एक ट्रेड फेयर में गए, कुछ रेफ्रिजरेटर्स के बारे में बातचीत की। मिस्टर एक्स नाम का एक पर्सन हु वाज एग्जिबिटिंग हिज रेफ्रिजरेटर जो अपनी रेफ्रिजरेटर वहाँ शो कर रहा था न्यू टेक्निक के साथ वाज इम्प्रेस्ड विद द इंटरेक्शन ऑफ मिस्टर पी। मिस्टर पी से बातचीत करके बड़ा खुश हुआ, बड़ा इंप्रेस हुआ एंड रिक्वेस्टेड फॉर द विजिटिंग कार्ड ऑफ पी। उसने कहा कि मुझे इस फर्म का विजिटिंग कार्ड दे दो। विजिटिंग कार्ड ऑल्सो इंक्लूडेड द नेम ऑफ मिस्टर पी एज ए पार्टनर। विजिटिंग कार्ड में मिस्टर पी का नाम भी था एज ए पार्टनर इवन दो ही हैड ऑलरेडी रिटायर्ड, जबकि वो ऑलरेडी रिटायर हो चुका था। मिस्टर एक्स सप्लाइड सम रेफ्रिजरेटर्स टू द फर्म। मिस्टर एक्स ने रेफ्रिजरेटर सप्लाई किए फर्म को बट कुड नॉट रिकवर हिज ड्यूज फ्रॉम फर्म, बट फर्म से उन्हें उतना उनका पैसा नहीं मिला।
नाउ मिस्टर एक्स वॉन्ट्स टू रिकवर द ड्यूज नॉट ओनली फ्रॉम द फर्म बट ऑल्सो फ्रॉम मिस्टर पी। तो अब जो हमारा क्रेडिटर है वो अपने ड्यूज फर्म से भी मांग रहा है और पी से भी मांगना चाहता है। एनालाइज द अबाउ केस इन टर्म्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और डिसाइड करके बताओ क्या मिस्टर पी लायबल है इस सिचुएशन में एज अ पार्टनर। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझ के देखिए। आप एक फर्म के पार्टनर हैं। जब आप फर्म के पार्टनर हैं तो आपको ये बात ध्यान देनी है, आप फर्म के पार्टनर हैं और फर्म के पार्टनर होने के नाते आप फर्म के लिए काम करते थे, लेकिन एक दिन आप फर्म से रिटायर हो गए और रिटायरमेंट के बाद एक दिन इसी फर्म के बाकी पार्टनर्स के साथ कहीं पर गए हैं किसी ट्रेड फेयर के अंदर, और उस ट्रेड फेयर के अंदर जब आप गए हैं तो वहाँ पर आपने एक रेफ्रिजरेटर खरीदने के बारे में बात की है। जब आपने रेफ्रिजरेटर खरीदने के बारे में बातचीत की तो उसका इफेक्ट ये हुआ कि जो रेफ्रिजरेटर खरीदने के बारे में आपकी बातचीत हुई वो रेफ्रिजरेटर बेचे गए और आपकी फर्म को बेच दिए गए। आपकी फर्म ने वो रेफ्रिजरेटर खरीदे, फर्म को रेफ्रिजरेटर मिल गए, लेकिन फर्म ने उनकी पेमेंट नहीं की। क्योंकि फर्म ने उनकी पेमेंट नहीं की तो इस सिचुएशन में आपको ध्यान देना है कि फर्म इस पेमेंट के लिए लायबल होगी या नहीं होगी। और साथ ही साथ उसने आपको ये भी बताया कि आप जिस पार्टनर की बात कर रहे हैं जो रिटायर हो गया था, सप्लायर ने उसी की बातचीत से इंप्रेस होकर फर्म को रेफ्रिजरेटर बेचे, उससे इंप्रेस हुआ और फर्म का जो विजिटिंग कार्ड उसको दिया गया था उसमें इस पर्सन का नाम भी लिखा था एज ए पार्टनर। तो आपको बताना है कि क्या इसे पार्टनर की तरह लायबल माना जाएगा, इसे लायबल नहीं माना जाएगा, क्या ये लायबल है क्रेडिटर को पेमेंट देने के लिए या नहीं। ये आपने बेटा मुझे आंसर देना है। बताओ बेटा आप क्या कहते हो। 2 मिनट आपके लिए हैं, आपने मुझे आंसर देना है, साथ साथ में भी आपको आंसर बताऊंगा उसके बाद। मेरे पास एक आंसर आया है, मिस्टर पी विल नॉट बी लायबल टू गिव पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट, ही स्टिल बी लायबल फॉर ड्यूज टुवर्ड्स मिस्टर एक्स। ओके 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 बेटा, आपने लिखा मिस्टर पी वॉन्ट एबल टू गिव पब्लिक नोटिस। वॉन्ट एबल टू वर्ड तो गलत हो गया बेटा। वॉन्ट एबल का मतलब है कि वो नोटिस नहीं दे पा रहा है, कुछ ऐसा हो गया बेटा। एक और आंसर बेटा, मिस्टर पी इज लायबल फॉर लॉसेस बिकॉज हिज बिहेवियर एंड एक्शन डिस्प्लेज हिम एज ए पार्टनर फर्म, ही इज ए पार्टनर बाय एस्टॉपल। ये ज़्यादा करेक्ट आंसर है। देखो इस केस के अंदर जब आप फर्म से रिटायर हो गए तो आपने एक बात कहना, जो पहले मेरे पास एक आंसर आया पब्लिक नोटिस वाला, शुभम का आंसर, वो भी एक आंसर अच्छा है। आपने कहना जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर हुआ और वो अगर वो वर्किंग पार्टनर था तो उसे पब्लिक नोटिस देना था। बेटा वर्किंग पार्टनर का पब्लिक नोटिस देना होता है, स्लीपिंग का नहीं देना होता। अभी तो वर्किंग पार्टनर लग रहा है क्वेश्चन को देख के, क्योंकि ये तो फर्म के लिए गुड्स खरीदने की बातें कर रहा है, फर्म के लिए काम कर रहा है, तो इसके रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस देना था। सेकेंड थिंग, जब ये ट्रेड फेयर में गया और इसे बाकी पार्टनर्स के साथ मिलकर काम किया, इन्होंने विजिटिंग कार्ड दिया जहां इसका नाम लिखा था, तो ये बात इंडिकेट करती है, ये बात इसे शो करती है कि वो पार्टनर है। जब ये बात शो की जा रही है कि वो पार्टनर है तो ये बिहेवियर है, इसे पार्टनर बाय एस्टॉपल या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहते हैं। इस सिचुएशन में क्योंकि ये पार्टनर बाय एस्टॉपल हो गया, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हो गया, तो हम इसे पार्टनर मानते हैं। और हम ये मानते हैं, आप सभी मेरे साथ ध्यान दीजिए, हम ये मानते हैं कि क्योंकि ये पार्टनर है बाय एस्टॉपल, ये पार्टनर है बाय होल्डिंग आउट, इस पर्सन की लायबिलिटी है कि ये इस क्रेडिटर को पेमेंट दे। एक तो इसके रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया है, दूसरा इसने अपने बिहेवियर से शो किया कि फर्म का पार्टनर है, तो इसे फर्म का पार्टनर माना जाएगा और पार्टनर होने की वजह से ये फर्म की लायबिलिटी को पे करने के लिए लायबल है। इसके किए गए काम की वजह से इसे पार्टनर बाय एस्टॉपल या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट माना जा रहा है। ये फर्म की लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए लायबल है, इसके ऊपर कंडीशन है, इसे इन लायबिलिटीज़ को पे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्रेडिटर मिस्टर पी से इस फर्म की लायबिलिटी का पेमेंट डिमांड कर सकता है और मिस्टर पी को पेमेंट देना पड़ेगा। ये है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर आपने देखा पार्टनरशिप के 2 केस स्टडी आपके सामने आए। अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जहां पर एक 6 मार्क्स का केस स्टडी है, 6 नंबर का केस स्टडी है। अगर आप इस केस स्टडी को देखोगे तो सेल ऑफ गुड्स से है केस स्टडी और एक बहुत ही अच्छा केस स्टडी है, और लेंथ वाइज देखेंगे तो भी एक छोटा सा केस स्टडी है, बहुत बड़ा केस स्टडी नहीं है, बट डिफिकल्टी लेवल जरा ज़्यादा होता है। देखो, मिस्टर जी सोल्ड सम गुड्स टू मिस्टर एच। मिस्टर जी ने कुछ गुड्स मिस्टर एच को बेच दी हैं फॉर सर्टेन प्राइस बाय इशू ऑफ एन इनवॉइस। तो मिस्टर जी ने कुछ गुड्स मिस्टर एच को बेची और एक इनवॉइस, एक बिल बना कर दिया, बट पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ सेम वाज नॉट रिसीव्ड ऑन दैट डे। बट इसकी पेमेंट उसी दिन नहीं आई।
द गुड्स वर पैक्ड एंड लाइंग इन द गोडाउन ऑफ मिस्टर जी। गुड्स अभी सेलर मिस्टर जी के गोडाउन में रखी हैं। गुड्स वर इंस्पेक्टेड बाय एच एजेंट, जो एच बायर था उसके एजेंट ने गुड्स को देखा एंड वर फाउंड टू बी इन ऑर्डर, गुड्स बिल्कुल सही हैं। लेटर ऑन द ड्यूज ऑफ द गुड्स वॉज सेटल्ड इन कैश, बाद में गुड्स का पेमेंट भी आ गया कैश में। जस्ट आफ्टर रिसीविंग द कैश मिस्टर जी आस्क्ड मिस्टर एच दैट गुड्स शुड बी टेकन अवे फ्रॉम हिज गोडाउन टू अनेबल हिम टू स्टोर अदर गुड्स परचेज बाय हिम। तो जब पेमेंट आ गया तो सेलर ने बायर से कहा जी गुड्स को ले जाओ ताकि मैं अपनी बाकी गुड्स ला के रखूंगा, इसको ले जाओ, तुम्हारी गुड्स ने लेके चले जाओ। आफ्टर वन डे सिंस मिस्टर एच डिड नॉट टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स, अब एच ने गुड्स की डिलीवरी अभी तक नहीं ली। मिस्टर जी केप्ट द गुड्स आउट ऑफ द गोडाउन इन एन ओपन स्पेस, मिस्टर जी ने गुड्स को गोडाउन के बाहर रखवा दिया, ओपन जगह पर रखवा दिया। ड्यू टू रेन, बारिश की वजह से सम गुड्स वर डैमेज, कुछ गुड्स खराब हो गई। रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, एनालाइज द अबाउट सिचुएशन एंड डिसाइड who will be held responsible for the above damage. Will your answer be different if the dues were not settled in cash and are still pending? तो आपका आंसर अलग होगा अगर आपको कहते हैं कि कैश पेमेंट अभी तक नहीं हुई है। तो आप बताओ इस सिचुएशन में गुड्स के लॉस के लिए कौन लायबल होगा? सेलर ने गुड्स बायर को सेल की, बायर ने पेमेंट कर दी, सेलर ने बायर के एजेंट से कहा गुड्स को लेकर चले जाओ, अभी वो गुड्स को लेकर नहीं गया, सेलर ने गुड्स को बाहर रखवा दिया, वहां पर बारिश आ गई जिसकी वजह से गुड्स खराब हो गई। तो इस सिचुएशन में हमारा सेलर और बायर इन दोनों में हमें डिसाइड करना है गुड्स का लॉस कौन बियर करेगा। बताओ बेटा गुड्स के लॉस के लिए कौन लायबल होगा? सेलर लायबल होगा, बायर लायबल होगा, किसकी गलती है? क्या लगता है कौन लायबल होगा गुड्स के लॉस के लिए? बताओ, आप बताओ गुड्स के लॉस के लिए किसकी लायबिलिटी होनी चाहिए? क्या ये लायबिलिटी सेलर की हो या ये लायबिलिटी बायर की हो? ये आपको आंसर देना है। इज सेलर लायबल और बायर लायबल? क्या सेलर लायबल है या बायर लायबल है? इसके अकॉर्डिंग आपने हमें आंसर देना है। बताओ सेलर लायबल है या बायर लायबल है? बताओ बेटा, आप क्या कहते हो, सेलर की लायबिलिटी या बायर की लायबिलिटी, और क्यों, ऐसा क्यों है बेटा? बताओ। इसका आंसर मैं चाहूँगा आप ही बताओ एक बार, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊँगा, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, घुमा कर बनाया गया क्वेश्चन है। एक बार आप बताओ, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। भेजो बेटा, अपने आंसर भेजो, आपके अकॉर्डिंग सेलर लायबल है या बायर लायबल है? ओके, देखिए एक आंसर है, आपने कहा, शुभम ने कहा कि बायर वुड बी लायबल, आप कहते हो बायर लायबल होगा। एक आंसर है बायर लायबल होगा। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि बायर लायबल होगा? एक रीजन भी बताओ, बायर लायबल होगा तो क्यों होगा, बताओ बताओ बेटा। ओके ओके, बहुत बढ़िया, बताइए सेलर लायबल होगा या बायर लायबल होगा? विशाल ने कहा एच इज लायबल, एच मतलब है बायर, बायर का एजेंट, फॉर द लॉस बिकॉज प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स वाज ट्रांसफर्ड बाय सेलर टू हिम, सेलर ने गुड्स की ओनरशिप उसको दे दी थी। ओके, ये भी एक बात है। बताओ और कोई रीज़न बेटा जो कहते हो सेलर लायबल है या बायर लायबल है, ऐसा क्यों लगता है? दो आंसर आए हैं, दोनों कहते हैं कि बायर लायबल है, दोनों आंसर्स में आप बायर को लायबल कहते हो, शाबाश। और कोई आंसर? ओके ओके फाइन, बहुत बढ़िया। तो आइए मैं आपको आंसर बताता हूं, आप मेरे साथ आंसर देखिए, आंसर को एनालाइज कीजिए। देखिए, जब सेलर ने बायर से कहा कि आप गुड्स को ले जाओ और बायर फिर भी गुड्स को लेकर नहीं गया, तो बायर का फॉल्ट है। मतलब सेलर ने गुड्स की डिलीवरी बायर को देने के लिए बायर से कहा था, बट बायर गुड्स को लेकर नहीं जा रहा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर बायर का फॉल्ट है, क्योंकि बायर गुड्स को लेकर नहीं जा रहा, बायर की गलती है बेटा। लेकिन एक बात, बायर गुड्स को लेकर नहीं गया, बट सेलर उन गुड्स को बाहर ओपन में रख देता है जहाँ पर बारिश आ गई, तो सेलर ने गुड्स को ओपन में क्यों रखा? बेटा गुड्स की डिलीवरी अभी तक सेलर के पास थी, सेलर बायर से गुड्स की डिलीवरी के चार्जेस मांग सकता था। सेलर बायर से क्या मांग सकता था? गुड्स की डिलीवरी के चार्जेस। लेकिन सेलर बायर से ये नहीं कहेगा कि तुम गुड्स लेकर नहीं गए तो मैं गुड्स को बाहर सड़क पे रखवा दूंगा, ओपन में रखवा दूंगा, जहां पर बारिश आ गई, गुड्स खराब हो गई। तो आप बताइए, क्या सेलर का फॉल्ट नहीं है कि उसने गुड्स को बाहर ओपन में रखवा दिया जहां पर बारिश आ गई? सेलर की गलती है, सेलर को गुड्स को संभाल के रखना था जब तक कि बायर उसके पास नहीं आता। सेलर एक काम कर सकता था, बायर से गुड्स को रखने की डिलीवरी चार्जेस मांग सकता था, बट ओपन में रखकर नहीं आएगा। सोचो, ओपन में रखने का मतलब क्या हो गया बेटा? पता है कि आप किसी दुकान पर गुड्स खरीदने गए, आपने दुकानदार से कहा जी गुड्स को मैं कल ले जाऊंगा, आप कल लेकर गुड्स को जा नहीं पाए, सेलर ने गुड्स को बाहर सड़क में जाके रख दिया, बाहर बारिश आ गई, गुड्स खराब हो गई, बाहर से कोई चोर गुड्स को उठाकर ले गया, आप बोले जी मैं तो बाहर रख के चला गया था। तो क्या सेलर की लायबिलिटी नहीं है
कि गुड्स को संभाल कर सेफ कस्टडी में रखे। बताओ क्या कहते हो, क्या सेलर की लायबिलिटी नहीं है गुड्स को सेफ कस्टडी में संभाल के रखने की? अगर ऐसा है तो फिर तो सेलर की गलती हो गई बेटा, फिर तो सेलर लायबल होना चाहिए। अगर आप कहते हो नहीं सर सेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सर सेलर की कोई गलती नहीं है, सेलर जैसी मर्जी से करे, सेलर की चॉइस है, वो कुछ भी करे, तो फिर तो बेटा हम सेलर को छोड़ सकते थे। बताओ आप क्या कहते हो, क्या सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुड्स को संभाल के रखने की, या आपके अकॉर्डिंग सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है गुड्स को संभाल के रखने की? आप बताओ बेटा, आपके अकॉर्डिंग सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? बताइए क्या कहते हैं, बताओ बेटा, शाबाश। अगर आप कहोगे सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस सिचुएशन में सेलर लायबल है, तो हम सेलर को लायबल करते। आप कहते नहीं सेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो तो गुड्स को उठा के बाहर रख के चला जाएगा, उसने बिल्कुल सही किया, तो फिर हम बायर को लायबल कहते। बताओ बेटा क्या कहते हो आप, शाबाश। एक बार बताओ आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए? बताओ बेटा, आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताओ बेटा। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। देखिए इस केस में आपको ये बात ध्यान देनी है कि जब आपने ये गुड्स किसी बायर को बेची, आपने बायर से कहा थी गुड्स को लेकर चले जाओ, बायर गुड्स को लेकर नहीं गया, तो क्योंकि बायर गुड्स को लेकर नहीं गया तो यहां पर हमारे केस में सेलर ऐसा नहीं कह सकता, सेलर ऐसा नहीं कह सकता, क्या नहीं कह सकता, कि सेलर उन गुड्स को उठा के बाहर रखवा दे। यहां पर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो गुड्स को बाहर नहीं रखवा सकता था, सेलर ने गुड्स को बाहर रखवाया, तो इस सिचुएशन में सेलर ने अपनी ड्यूटीज़ को ठीक से फुलफिल नहीं किया। जब सेलर ने अपनी ड्यूटीज़ को ठीक से फुलफिल नहीं किया तो यहाँ पर गुड्स का खराब होना सेलर का फॉल्ट है। देखो एक फॉल्ट बायर का भी था कि बायर गुड्स को लेकर नहीं गया, लेकिन गुड्स के खराब होने के अंदर जो फॉल्ट इस वक्त दिखाई दे रहा है ना, गुड्स के खराब होने के अंदर जो फॉल्ट दिखाई दे रहा है वो फॉल्ट इस वक्त हमारे सेलर का है। ऑल्दो बायर का भी फॉल्ट है कि बायर ने गुड्स को टाइम पर नहीं लिया, लेकिन सेलर का मेन फॉल्ट है कि सेलर ने गुड्स को उठा के बाहर रखा। इस सिचुएशन में क्योंकि सेलर का फॉल्ट है, सेलर ने गुड्स को उठाकर बाहर रखा, तो सेलर लायबल होगा और इन गुड्स का लॉस सेलर को उठाना पड़ेगा। ऑल्दो जो बेसिक प्रिंसिपल है जो कहता कि जो ओनर है, जो मालिक है, वो गुड्स के लॉस को फुलफिल करता है, लेकिन यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान देना है कि इसके साथ उससे भी बड़ा प्रिंसिपल काम कर रहा है। कौन सा प्रिंसिपल? कि जो हमारा सेलर है उसने जिन गुड्स को, जो हमारा सेलर है उसने इन गुड्स को उठाकर बाहर रखा, तो सेलर की वजह से गुड्स खराब हुई, क्योंकि सेलर की वजह से गुड्स खराब हुई तो सेलर लायबल है गुड्स के लिए कंपेंसेशन बायर को देने के लिए, सेलर की लायबिलिटी होगी बेटा। क्वेश्चन का सेकंड हिस्सा आपसे पूछ रहा है, व्हाट विल बी योर आंसर? क्या आपका आंसर अलग होगा? आपको पूछा जा रहा है क्या आपका आंसर अलग होगा कि अगर आपको कहा जाए कि ड्यूज सेटल नहीं हुए थे, तो हमारा आंसर लायबिलिटी के ऊपर चल रहा है कि किसकी गलती है, किसने काम गलत किया। अगर ड्यूज सेटल नहीं किए होते, अगर आपने अभी तक पेमेंट नहीं दिया, ड्यूज सेटल नहीं किए, तो स्टिल हमारा आंसर सेम ही रहता, क्योंकि हम तो कहते हैं कि जो सेलर है उसे गुड्स को संभाल के रखना था और उसने गुड्स को संभाल के नहीं रखा। तो ड्यूज सेटल हो गए हैं या ड्यूज सेटल नहीं हो गए हैं, इन दोनों ही केसेस में, इन दोनों ही सिचुएशंस में हमारा सेलर लायबल है और सेलर के फॉल्ट होने की वजह से सेलर ही इन गुड्स के लॉस को बियर करेगा, चाहे अभी पेमेंट आ चुका हो, चाहे अभी पेमेंट ना आ चुका हो। और प्लीज़ आप सभी इस बात को ध्यान देना, इन दोनों सिचुएशन में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बायर के लॉस को फुलफिल करे, है ना बेटा। ये हमारे पास एक सिचुएशन है जहां पर सेलर की तरफ से फॉल्ट हुआ। पहला फॉल्ट बायर का था, लेकिन दूसरा फॉल्ट सेलर का था, और जो गुड्स खराब हुई वो सेलर की फॉल्ट की वजह से हुई हैं, क्योंकि सेलर ने गुड्स की डिलीवरी को देने की बजाय गुड्स को बाहर उठाकर रखवा दिया था। बायर की सिर्फ ये गलती है कि वो डिलीवरी लेकर नहीं गया, लेकिन उसकी गुड्स को बाहर फेंका नहीं जा सकता, बाहर रखा नहीं जा सकता, तो हमारा सेलर इस केस में लायबल है। आइए फिफ्थ क्वेश्चन का बी पार्ट और देखते हैं बेटा। देयर आर केसेस वेयर कंपनी लॉ डिसरिगार्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी or the principle that the company is a legal entity distinct from members or shareholders. Elucidate का मतलब होता है एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करके बताओ वो केसेस, वो सिचुएशंस जहां पर कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को हटा दिया जाता है या कंपनी सेपरेट लीगल पर्सन है, इस बात को छोड़ दिया जाता है। तो बहुत सीधा काम हो गया बेटा। वो क्या पूछ रहा है आपसे? वो आपसे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल पूछ रहा है। तो प्लीज ध्यान देना, आपसे पूछा जा रहा है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कैसे काम करता है। आपने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल को यहां एक्सप्लेन करके बताना है बेटा। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल पहले बता देना क्या होता है, उसके बाद वो आपसे कह रहा है वो केसेस बताओ, वो सर्कमस्टांस बताने हैं आपको।
तो आप कम से कम 4 से 5 केस जरूर बताना। आप बता देना डेमलर कंपनी वाला केस, आप बता देना, याद कीजिए एक बड़ा अच्छा केस जहां आपने टैक्स चोरी की बात देखी थी, सदिंशा मानिक जी पैतित केस। आप बता सकते हो फ्रॉड वाला केस। आप कम से कम 4 से 5 ऐसे केसेस बताना। मैंने आपको 8 से 9 केसेस से ज़्यादा मैंने आपको बताए हैं। आप इसमें कम से कम 4 से 5 केस ज़रूर बताना, जहां आप ये बताना कंपनी के कॉर्पोरेट वेल की लिफ्टिंग कहां पर की जाती है, कैसे की जाती है, और कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होने से कंपनी शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स को सेम पर्सन माना जाता है, ऐसा आपने बताना है। और ये आपका आंसर यहाँ बनेगा। आप चाहो तो इस केस को बताते हुए जुडिशियल और स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन अलग अलग भी बता सकते हो। आप चाहो तो एक्सेप्शंस अलग अलग बताने की बजाय सीधा सीधा पॉइंट बनाकर भी एक्सेप्शन लिख सकते हो। ज़्यादा बेटर है कि अलग करके बना दो और सिस्टमेटिक हो जाएगा। इकट्ठा करके बताओगे तो भी कोई बुराई नहीं है। आप इस पूरे को यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना। तो ये हो जाएगा हमारा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट, जहाँ आप बताओगे कंपनी और शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स को हम लोग सेपरेट पर्सन नहीं मान रहे हैं, इन्हें सेम मान रहे हैं क्योंकि कंपनी के अंदर कुछ डिफॉल्ट हुए हैं। ये बेटा आपने मुझे बताना, और ये हमारे 5th क्वेश्चन का बी पार्ट हो गया। उसके बाद देखो बेटा, अब आपके सामने है 6th क्वेश्चन जिसका ए पार्ट है। एक्सप्लेन द मोड्स ऑफ रेवोकेशन ऑफ एन ऑफर एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो चीज़ें बताओ जहाँ एक एक ऑफर रिवोक हो जाता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑफर रिवोक कब होता है, ऑफर रिवोक कैसे होता है, ये आपको बताना है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, यहाँ पर आपको बताना है ऑफर रिवोक कैसे होता है, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप बताओगे ऑफर रिवोक कैसे होता है, तो आपने ऑफर के रिवोकेशन के ऊपर के पॉइंट्स बताने हैं। कैसे कैसे बताओगे बेटा, मैं आपको बहुत अच्छी सी बात बताता हूँ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑफर रिवोक कैसे होता है। एक सिचुएशन ऑफर रिवोक होता है कि एक ऑफरर ऑफरी को ऑफर रिवोक करने का नोटिस दे दे। ऑफरर कहता है मैं ऑफर रिवोक करना चाहता हूँ, लेकिन ये तब होगा जब उसकी एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई उससे पहले पहले। तो ऑफर की एक्सेप्टेंस पूरी होने से पहले पहले आप इसे रिवोक कर सकते हो। उसके बाद आप एक बात कहोगे, आप एक बड़ा अच्छा पॉइंट क्या बताओगे कि एक ऑफर हमने किसी को दिया और ऑफर जिस पर्सन को दिया, ऑफर देने वाले की ऑफरर की डेथ हो गई तो भी ऑफर रिवोक हो गया, ऑफरी की डेथ हो गई तो भी ऑफर रिवोक हो गया। आपने कहना है ऑफरर या ऑफरी में से कोई अनसाउंड या इंसॉल्वेंट हो गया तो भी ऑफर रिवोक हो गया। आपने कहना है हमने एक ऑफर किसी को दिया और ऑफर का एक फिक्स टाइम था, टाइम लैप्स हो गया, टाइम खत्म हो गया तो भी ऑफर रिवोक हो गया। आपने कहना है हमने किसी को ऑफर दिया और ऑफर के अंदर हमने कोई कंडीशन लगा दी, वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, कंडीशनल ऑफर था, कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो कंडीशन फुलफिल ना होने से भी हमारा ऑफर रिवोक हो गया। तो हमारे पास हमारा ऑफर रिवोक हो जाता है जब आप इनमें से किसी भी सिचुएशन को देखते हो। ये वो सिचुएशन है जहां पर ऑफर रिवोक हो जाते हैं, और इन सिचुएशंस के अंदर क्योंकि ऑफर रिवोक हो जाते हैं तो आप ना तो उन्हें उन ऑफर्स को एक्सेप्ट कर सकते हो, ना ही उन ऑफर्स के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। तो आपके लिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि एक ऑफर जब एक बार रिवोक हो जाता है तो रिवोक हो चुके ऑफर के ऊपर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं। ये बेटा हमारी सिचुएशन है जहां पर आपने बताना है कि एक ऑफर रिवोक कैसे होता है। एम आई राइट बेटा? और मेरा अंदाजा है कि आप इसको ठीक से अच्छे से बता पाएंगे। और ये हमारी ऑफर के रिवोकेशन के ऊपर का कॉन्सेप्ट है, जहां आप बताओगे कि एक ऑफर जब किसी को दिया जाता है तो ऑफर को रिवोक कर दिया जाता है। रिवोकेशन कैसे होता है ये हमने 6 क्वेश्चन के ए पार्ट में देखा। 5 मार्क्स में क्वेश्चन है बेटा, आपको इसके अंदर आपको आंसर बताने हैं बेटा। उसके बाद देखिए 6 क्वेश्चन का बी पार्ट। 6 क्वेश्चन का बी पार्ट क्या है? 6 क्वेश्चन का बी पार्ट है, आप ध्यान से देखिए 6 का बी पार्ट ये है, स्टेट एनी 4 ग्राउंड्स ऑन विच कोर्ट में डिसॉल्व अ पार्टनरशिप फर्म इन केस अ फर्म फाइल्स अ सूट फॉर द सेम। अब आपको बताने हैं वो ग्राउंड, ऐसे ग्राउंड जहां पर एक पार्टनर कोर्ट में केस करके किसी फर्म का रिजोल्यूशन करा सकता है। तो प्लीज ध्यान दीजिए, एक पार्टनर ने एक फर्म का रिजोल्यूशन कराना है तो कोई भी पार्टनर किसी भी फर्म का रिजोल्यूशन कब करा लेता है, ये करवाने के लिए कोर्ट केस कैसे होंगे ये बात हमें बतानी है। तो किसी भी पार्टनर ने फर्म का रिजोल्यूशन करवाना है, पार्टनर फर्म का रिजोल्यूशन कैसे करवाता है, पार्टनर फर्म का रिजोल्यूशन किस तरह से करवा सकता है, क्या क्या ग्राउंड है जहां वो कोर्ट में केस करके फर्म का रिजोल्यूशन कराता है। तो आपको ध्यान से इस बात को देखना है कि पार्टनर ने फर्म का रिजोल्यूशन कराने के लिए कोर्ट केस कैसे करना है। ये बात बताने के लिए मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताता हूं कि आप वो सारे ग्राउंड बता देना जहां पर पार्टनर्स कोर्ट केस करके फर्म का रिजोल्यूशन कराते हैं।
जैसे आपने ग्राउंड बताना है कि पार्टनरशिप डीड में, बहुत अच्छा ग्राउंड था कि पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया जा रहा, पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करते। या आप एक ग्राउंड बता सकते हो बहुत अच्छा जिसका नाम था जस्ट एंड इक्विटेबल, एक ग्राउंड आप वो बता सकते हो जहां आप कहते हो मिस मैनेजमेंट इन द फर्म, एक ग्राउंड वो भी था जहां आपने पढ़ा था कि फर्म को कंटिन्यूअस लॉसेज हो रहे हैं, तो लगातार होने वाले लॉसेज के केस में भी फर्म का रिजोल्यूशन करवाया जा सकता है। तो हम इन सभी सिचुएशंस के अंदर एक पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन करवा सकते हैं, और डिसोल्यूशन करवाने का मतलब है हम कोर्ट में केस करेंगे और कोर्ट केस में कोर्ट ऑर्डर देगा कि फर्म का डिसोल्यूशन कर दिया जाए। तो ये है मेरे 6 क्वेश्चन का बी पार्ट, जहां कोर्ट के अंदर केस करके फर्म का डिसोल्यूशन कराया जा सकता है। नाउ देखिए 6 क्वेश्चन का सी पार्ट। 6 क्वेश्चन का सी पार्ट देखिए, मिस्टर एक्स हैड परचेज्ड सम गुड्स। अब ये मैं देख रहा हूं एक केस स्टडी सिर्फ 3 नंबर के लिए है, आप ध्यान से देखिए। मिस्टर एक्स हैड परचेज्ड सम गुड्स फ्रॉम एबीसी लिमिटेड ऑन क्रेडिट। अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ वाज अलाउड टू मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स को एक क्रेडिट पीरियड दिया गया 1 महीने का। बिफोर द ड्यू डेट मिस्टर एक्स वेंट टू द कंपनी एंड वांटेड टू रीपे द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। ही फाउंड ओनली मिस्टर जेड देयर। मिस्टर जेड उसे वहां मिले, हु वाज द फैक्ट्री सुपरवाइजर ऑफ द कंपनी। Mr. Z told Mr. X that the accountant and the cashier were on leave and he is in charge of receiving money and he may put the amount to him. Mr. Z issued a money receipt under his signature. After 2 months, Messrs. ABC Limited issued a notice to Mr. X for non-payment of dues within the stipulated period. Mr. X informed the company that he had already cleared the dues and he is no more responsible for the same. He also contended that Mr. Z is an employee of the company to whom he had made the payment, and being an outsider, he trusted the words of Mr. Z as duty distribution is a job of the internal management of the company. Analyze the situation and decide whether Mr. X is free from his liability. बेटा देखो क्या केस कहता है, वो कहता है आपने किसी कंपनी को किसी चीज़ का पेमेंट देना था, आपने उस कंपनी को पैसा देना था, एक टाइम था 1 महीने का, उसमें आपने कुछ उधार लिया हुआ था, वापस देना था। जब आप उस कंपनी का पैसा वापस देने के लिए जा रहे थे तो आप उस कंपनी के ऑफिस में गए, टाइम से पहले ही चले गए। वहाँ पर आपको जेड नाम का एक आदमी मिला जो कि फैक्ट्री का सुपरवाइज़र है। जेड ने उसे कहा कि अकाउंटेंट और कैशियर छुट्टी पर हैं और मुझे पैसा रिसीव करने के लिए परमिशन दी गई है। तो जेड ने उससे पैसा ले लिया, उसको रसीद दे दी साइन करके, और बाद में कंपनी उस पर्सन से दोबारा से अपना अमाउंट मांग रही है। ये पर्सन कहता है कि मैं इस बात के लिए लायबल नहीं हूँ, आपको देखना था, मैंने तो आपके ऑफिस में पैसा दे दिया। ये तो आपकी इंटरनल बात है कि आपने वो पेमेंट इकट्ठा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी। मुझे तो जो आदमी ऑफिस में मिला मैंने उसे पेमेंट दे दिया, मुझे ये बात नहीं पता कि आपने उसे ऑथराइज़ किया था या नहीं किया था। बताओ बेटा इस सिचुएशन में क्या कंपनी इसका पैसा दोबारा मांग पाएगी, या ये आदमी लायबल होगा, या ये आदमी लायबल होगा कि ये कंपनी को फिर से पैसा दे। बताओ बेटा इसकी लायबिलिटी है पेमेंट देने की या नहीं है, आपको मुझे बताना है। बताओ बेटा, आप मुझे इसका आंसर बताओ। आपके हिसाब से क्या कंपनी इससे दोबारा पेमेंट डिमांड कर सकती है और ये दोबारा पैसा देने के लिए लायबल है या नहीं है? आपको इसका आंसर देना है, बताओ क्या कहते हो। मेरे पास आपका एक आंसर है। उदित ने पूछा था केस के सर इन केस क्वेश्चन में फैक्ट्स भी लिखने हैं। भाई उदित ने पिछले क्वेश्चन में पूछा था क्या हमें इस केस के फैक्ट्स भी लिखने हैं। हाँ, केस के फैक्ट्स बता सकते हो। मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर तुम लिख पा रहे हो तो फैक्ट्स को लिख दो। बहुत ज़्यादा लंबी लंबी कहानियाँ नहीं लिखनी है बेटा, लेकिन शॉर्ट में फैक्ट्स जरूर बता सकते हो। बताओ बेटा इस केस में ये लायबल होगा या नहीं होगा? बेटा इस केस में प्रिंसिपल ऑफ इंडो मैनेजमेंट काम करता है। याद कीजिए यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंडो मैनेजमेंट काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडो मैनेजमेंट का मतलब है कि ये बात बिल्कुल, देखो शुभम ने भी यही बात कही, बिल्कुल ठीक है। ये बात कंपनी की इंटरनल वर्किंग की थी कि उसने किसे ऑथराइज किया। आउटसाइडर्स को ये बात नहीं पता होगी कि कंपनी के ऑफिस में बैठा हुआ पर्सन ऑथराइज है या नहीं है, और वो कंपनी के बिहाफ पर काम करते हुए बेईमानी कर गया। इस सिचुएशन में आपको सभी को ध्यान देना है। मेरे पास से आपने सभी ने इस बात को ध्यान देना है कि इस सिचुएशन के अंदर मैं आपसे कहता हूं कि जब आपने इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपने किसी भी सिचुएशन में इस पर्सन के साथ ये अग्रीमेंट बनाया, आपने इसको पेमेंट दे दिया कंपनी के बिहाफ पर, तो हम ये मानेंगे कि इसे पेमेंट मिल चुका है और इस सिचुएशन में जो पेमेंट इसको दिया गया उस पेमेंट को कंपनी के अकाउंट में ही जमा हुआ मानेंगे। कंपनी की इंटरनल वर्किंग में गड़बड़ है, कंपनी की इंटरनल वर्किंग गलत है, तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर इस सिचुएशन में आपको ये मान के चलना है कि कंपनी की इंटरनल वर्किंग ठीक से चलाई जाती है
और ये पेमेंट कंपनी के पास जा चुका है। एक्स अपनी लायबिलिटी से फ्री है क्योंकि इंडोर मैनेजमेंट में हम आउटसाइडर को बचाया करते हैं। ये बेटा हमारा क्वेश्चन इंडोर मैनेजमेंट का था। और अब आप इस क्वेश्चन के बारे में और ध्यान से देखें तो ये एक छोटा सा केस स्टडी था जिसको आपने इंडोर मैनेजमेंट से आंसर देना है। तो बेटा मैं आपको इस क्वेश्चन के बाद अब लेकर चलता हूँ हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले सेक्शन की तरफ, जो कि हमारा पार्ट बी है। और एक सेकेंड रुकिएगा, जस्ट 1 सेकेंड बेटा, मुझे लगता है ये पेपर का हिंदी वर्जन आ गया। मुझे 1 सेकेंड का टाइम दीजिए, मैं आपको पेपर का हिंदी वर्जन एक बार हटा दूं। राइट, देखा पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रिंट हो रखा है। आइए, ये हमारे पास पेपर का सेकंड हिस्सा आ गया, पेपर का सेक्शन बी जहाँ से इंग्लिश वाला पार्ट शुरू हो गया। एक बार इन क्वेश्चंस का ओवरव्यू देख लेते हैं, क्योंकि आप बिजनेस कम्युनिकेशन और रिपोर्टिंग वाले इस हिस्से को आप कर देना अपने आप इसे कर पाएंगे। मैं इसका एक ओवरव्यू आपको बता दूं, एनालिसिस देख लेते हैं कि इसका पेपर कैसा था। और आज हमने यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखोगे, इस वक्त हम इस पेपर को पढ़ने लग रहे हैं। ये 2018 का पेपर है, नवंबर अटेम्प्ट का। बेटा इसके बाद मैं चाहूँगा कि आप मई 2018 का पेपर, मई 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है उसे एज अ टेस्ट अपने आप करें। मई 2018 के क्वेश्चन पेपर को एज अ टेस्ट अपने आप करें। और आपने सभी ने मई 2018 के क्वेश्चन पेपर को टेस्ट की तरह करना है। कोशिश कीजिए उसको लिख के करें, अपने टाइमिंग को चेक कीजिए, अपने आप एक बार आंसर बनाइए। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीक में, अगले हफ्ते में, ट्यूसडे को नहीं लेकिन अगले हफ्ते में, नेक्स्ट वीक में मैं आपके लिए मई 2018 के पेपर का भी एक ओवरव्यू अपलोड करवा दूंगा। तो मई 2018 के क्वेश्चन पेपर का एक ओवरव्यू, एक डिस्कशन मैं आपके लिए अपलोड करवा दूंगा एक वीडियो में। आप उसे एक बार उससे पहले अपने आप करके रखना। कल संडे है, मंडे है, नेक्स्ट 2-3 दिन में कर दीजिएगा। मैं ऑफिस में कहूँगा यहाँ से वो एक पेपर का वीडियो आपके लिए अपलोड कर देंगे। ये वीडियो मैं यहाँ आपके लिए बनवाऊँगा और उससे पहले आप उस पेपर को अपने आप करके रखना। यहाँ पर हमने हमारा सिलेबस हो गया है, हमने सारी चीज़ों को पढ़ दिया है, हमने एक बार रिवीजन सारा देख लिया है। हमने बेटा लास्ट 3 अटेम्प्ट के पेपर देख लिए। आज तक सीए फाउंडेशन के 4 पेपर हुए हैं नए सिलेबस में। उनमें से 3 पेपर मैंने आपको 3 पेपर करा दिए हैं। और चौथा पेपर आपने क्या करना है बेटा, जो चौथा पेपर है उसे आपने एक बार अपने आप अटेम्प्ट करना है। उसका एक डिस्कशन भी आपके लिए मैं अपलोड करवा दूंगा। मेरे पास केस स्टडी थोड़ी सी ट्रिकी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। शुभम ने कहा जी इसमें 3 थ्योरी क्वेश्चन है और केस स्टडी थोड़ी सी ट्रिकी है। बिल्कुल सही बात है बेटा, और ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली, आपने बिल्कुल ठीक एनालाइज किया। साथ साथ देखो, अब आप क्या करो, बहुत पढ़ो बेटा, बहुत सारा रिवीजन करो, अच्छे से पढ़ो। पढ़ते हुए हमेशा पूरी मेहनत से पढ़ो। आपके पास हमारी यहाँ वाली किताब है, उसकी रीडिंग करो। मैंने आपको बहुत सारे नोट्स लिखने सिखाए हैं, उनकी रीडिंग करो। ICAI का स्टडी मटेरियल आपके पास है, उसकी रीडिंग करो। और ये तीनों क्वेश्चन पेपर्स आपके सामने हैं, इनको भी बैठ के पढ़ो। ये वीडियोस आपके सामने हैं, एक एक वीडियो को एग्जाम तक टाइम निकाल कर 2-2 बार देखो। लॉ एक सब्जेक्टिव पेपर है, और मेहनत करो। मैं आपके लिए एक मई 2018 का क्वेश्चन पेपर और भी अपलोड करवाऊंगा। उसके अलावा आपके पास जो जो डाउट्स इकट्ठे हों उनको इकट्ठा करके भेजिए। लिमिटेड डाउट्स भेजिए, डाउट्स अच्छे इकट्ठे करके भेजिए। और डाउट्स में ऐसा नहीं भेजो कि आपने सीधा सीधा भेजना है जी वेजर पूरा बता दो, कंसिडरेशन पूरा बता दो। कोई भी टॉपिक पूरा देखना हो, चिंता नहीं करनी है, वीडियो दोबारा देखो। और आपने वीडियो में देखकर भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो वो पॉइंट मुझे भेजना है, वो पूछना है। किसी भी क्वेश्चन में, एग्जाम में अपने पास से ना तो कुछ अजम्पशन लेकर जोड़ना, ना ही कुछ हटाना। और पेपर को करते हुए 3 घंटे की टाइम लिमिट का ध्यान देना। पूरा पेपर ब्लैक कलर के बॉल पेन से करना है। मैं लगभग हर रोज वीक में 6 दिन रात को 9 बजे, वीक में 6 डेज, मंडे टू सैटरडे, ऑलमोस्ट हर रोज रात को 9 बजे यूट्यूब पर लाइव बैठता हूँ। डाउट्स ले रहा हूँ, बहुत सारा रिवीजन करवा रहा हूँ। अभी बहुत से चैप्टर फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, नई नई पीपीटीज दिखा रहा हूँ, नए नए फ्लो चार्ट से रिवाइज करा रहा हूँ। आप वहाँ से भी और हेल्प ले सकते हो। ऑल्दो आपके पास हमारे CAR के मेहता क्लासेस ऐप में जो वीडियोस हैं वो मोर देन एनफ हैं। आप इनको 2-2 बार देखें, बट फिर भी अपने डाउट्स को लेकर वहाँ आप बैठ सकते हैं। और अभी मैं आपको इंग्लिश वाले हिस्से का एक ओवरव्यू और बताऊँगा। मैं एक बड़ी ज़रूरी बात आप सबको और बताऊँगा कि जैसे ही नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो, नवंबर में आपका एग्ज़ाम होने के बाद आपके पास जो टाइम होगा, आपके पास जनवरी में आपका रिजल्ट आना है, तो नवंबर में आपका एग्ज़ाम होने के बाद लगभग 2-2.25 महीने आप सभी बच्चे फ्री होंगे। तो आपने क्या करना है, नवंबर में एग्ज़ाम होने के बाद 2-2.25 महीने बिल्कुल भी ख़राब ना करें। उस 2-2.25 महीने में अगर आपको नवंबर का एग्ज़ाम देने के बाद हल्का सा भी ऐसा लगे कि आपके पेपर एवरेज से अच्छे हुए हैं, आप पास कर लेंगे,
आप बिल्कुल पास कर लेंगे। अपने आप के ऊपर आपको विश्वास रखना है। तो 2 सवा 2 महीने में आप इंटर की प्रिपरेशन करना शुरू कर देना। कम से कम 2-1 पेपर पढ़ना जरूर शुरू कर देना। आप उनके लिए एडमिशन ले लीजिए, उनकी पेन ड्राइव क्लासेस पढ़ सकते हैं, ऐप से पढ़ सकते हैं, और आप उसकी तैयारी करना शुरू कर देना ताकि आपका टाइम खराब ना हो। आइए एक बार हम इंग्लिश का हिस्सा और देखेंगे। तो आज मेरे साथ आपकी ये फेस टू फेस लाइव क्लास ये लाइव क्लास मेरे साथ आपकी यहाँ एंड हो जाएगी। और मैं आपके लिए अब आपके लिए जितने भी आपके डाउट्स हो मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। मैं आपके लिए चाहूँगा मई 2018 का क्वेश्चन पेपर और करना। जैसे मैंने आपको सभी क्वेश्चन पेपर कराए हैं, सभी सब्जेक्ट्स के पुराने क्वेश्चन पेपर्स की बैठ के प्रैक्टिस करना। सभी सब्जेक्ट्स के सभी क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करना बेटा। आपने सभी सब्जेक्ट्स के सारे क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करना। 4 एग्जाम फाउंडेशन के हुए हैं। आप इसी तरह सबके क्वेश्चन पेपर्स को बैठ के डिस्कस करना, बैठ के प्रैक्टिस करना, उनके डाउट्स को सॉल्व करना। यहाँ पर मैं आपको इस वक्त इस लॉ के हिस्से के बाद इस इंग्लिश वाले हिस्से को और बताता हूँ। उसके बाद मेरे पास से बेटा फ्री हो जाओगे। अभी अक्टूबर की आज 3 तारीख है। आप मेरे पास से यहाँ फ्री हो गए हैं। हमने एक बार क्वेश्चन पेपर्स भी कर दिए हैं, सारा काम कर दिया। बस अब आपने बैठ के बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। डेली बैठ के घर पे रिवाइज करना है। आप सामने देखिएगा, मैं इस पेपर का एनालिसिस इंग्लिश वाला हिस्सा आपको बताता हूँ क्योंकि ये हिस्सा आपके लिए बहुत आसान लगेगा। इसका इंग्लिश वाला हिस्सा पिछले पेपर के कंपैरिजन में ज़्यादा आसान है। आपको 7 क्वेश्चन करना है जो कि कंपलसरी है। उसके बाद 3 क्वेश्चन और भी करने हैं। 7 क्वेश्चन में आपके लिए एक पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ना। पैसेज को पढ़ने के बाद, ये अनसीन पैसेज है, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। पैसेज को पढ़ने के बाद आपने ध्यान देना है पैसेज के अंत में, पैसेज के आखिर में आपके लिए क्वेश्चंस हैं। अगेन देखिए, पिछले वाले की तरह 5 क्वेश्चंस हैं, पांचों क्वेश्चंस के आंसर देना और पैसेज की समरी बनाना। पैसेज के ऊपर क्वेश्चन आंसर बनाना और समरी बनाना, ये आप इजीली बना दोगे बेटा। मैं पेपर का ओवरव्यू बता रहा हूँ कि इंग्लिश में क्या क्या आया। उसके बाद देखिए, इसका बी पार्ट है। यहाँ पर भी एक पैसेज है। उस पैसेज में आपको क्या करना है, नोट मेकिंग भी करनी है और समरी भी लिखनी है। आपको पैसेज में नोट मेकिंग भी करनी है, समरी भी बनानी है। नोट मेकिंग 3 नंबर की है, समरी 2 नंबर की है। तो मैंने देखा ये पेपर सेम पिछले वाले पेपर की तरह उसी पैटर्न पर चल रहा है। नोट मेकिंग भी है, समरी भी है। पेपर में सब कुछ आ रहा है, नोट मेकिंग भी आ रही है, समरी भी आ रही है, कॉम्प्रीहेंशन भी आ रहा है, सभी हिस्सा कवर किया जा रहा है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आ गया पैरा लैंग्वेज के ऊपर। आप ध्यान दीजिए, इसके अलावा अगर आप ध्यान दोगे तो मई 2019 के पेपर के अंदर भी पैरा लैंग्वेज पर ही क्वेश्चन था। यहाँ पर भी पैरा लैंग्वेज पर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोनों बार एग्जाम में आ गया, यहाँ भी आ गया और वहाँ भी आ गया। उसके बाद देखिए, मैंने देखा एक एक नंबर के सिनोनिम्स आ गए। आप ध्यान दीजिए, एक एक नंबर के सिनोनिम, एक एक नंबर के एंटोनिम्स सभी आपके सामने आ रहे हैं। एक नंबर का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बनाकर भी देखें। सुची आस्क्ड सुनील, आर यू इंटरेस्टेड टू विजिट द टेम्पल। अब क्वेश्चन पूछा है सुची ने सुनील से, तो हम कहेंगे सुची आस्क्ड सुनील, और आ सुनील के बाद अब क्वेश्चन है बेटा, तो आप लगाओगे, बताओ क्या पूछोगे। आप मुझे इसका आंसर लिखकर भेजो। सुची ने सुनील से पूछा, आर यू इंटरेस्टेड टू विजिट द टेम्पल। इनडायरेक्ट बनाओ बेटा, क्या होना चाहिए बताओ बेटा। तो मैं बताता हूं इनडायरेक्ट क्या होगा। सुची आस्क्ड सुनील इफ, क्वेश्चन है तो इफ लगा रहे हैं, इफ ही वॉज इंटरेस्टेड टू विजिट द टेम्पल। इफ ही वॉज इंटरेस्टेड टू विजिट द टेम्पल, देखा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर बार आ रहा है। फिर देखिए प्रेसी आ गई है। अगेन एक पैराग्राफ, लॉन्ग पैराग्राफ, 5 नंबर की प्रेसी आपके सामने आ गई। आप प्रेसी राइटिंग करोगे। और उसके बाद फिर 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ गया है, कल्चरल बैरियर, कम्युनिकेशन से पूछा। कल्चरल बैरियर होता है 2 इंसान अलग अलग कल्चर को बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दोगे वो कल्चरल बैरियर क्या होते हैं। और फिर देखिए वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। आपको ध्यान होगा पिछले वाले पेपर में वर्टिकल था, वहाँ भी था वर्टिकल, वहाँ भी था बेटा। तो 2 नंबर में एक एक नंबर का पूछा गया, वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वर्टिकल होता है जहाँ सीनियर और जूनियर आपस में कम्युनिकेट करते हैं। हॉरिजॉन्टल होता है जहाँ सेम रैंक के लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद आपके सामने फिर से एक सिनोनिम आया, एक और सिनोनिम आया। उसके बाद फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ गई। देखो बेटा, हर क्वेश्चन में सिनोनिम आ गई, हर क्वेश्चन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ रही है। और आखिर में अगर आप देखोगे हाउ टू, ये क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ सर्कुलर एड्रेसिंग टू एम्प्लॉइज रिगार्डिंग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन पावर एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। एक कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, नए सिरे से इसको रीस्ट्रक्चर करेंगे। सर्कुलर बना के बताओ, एम्प्लॉइज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो रही है उसके बारे में। तो सर्कुलर बनाना, एम्प्लॉइज़ को बताना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होगी, आपको दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। इसकी लिस्ट बनाकर आपको दे देंगे कौन कौन एम्प्लॉय किस किस डिपार्टमेंट में जाएगा, इसके अकॉर्डिंग उसे काम करना होगा। ये सर्कुलर बनाकर देना। सर्कुलर बनाना आ गया बेटा। मई 2019 के पेपर में सर्कुलर नहीं था,
2 नंबर में आपसे पूछा गया है हाउ डू टेक्नोलॉजी बैरियर्स इफेक्ट कम्युनिकेशन। टेक्नोलॉजी का कम्युनिकेशन पर क्या असर होता है, आप बिल्कुल बताना। टेक्नोलॉजी से कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बैरियर से कम्युनिकेशन पर क्या असर पड़ता है। कभी कभी हम फ़ोन से किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, सिग्नल्स वीक हैं, वॉइस ठीक से नहीं जा पा रही है, टेक्नोलॉजी बैरियर है। कहीं कहीं पर हम इंटरनेट के थ्रू किसी के साथ चैटिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, इंटरनेट स्पीड स्लो है, ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, ये सारी बातें बताना। उसके बाद कुछ फिलअप्स हैं जहाँ प्रीपोजिशंस वगैरह आपको भरनी हैं। और ये है देखो, ही अपोलोजाइज्ड डैश हिज टीचर फॉर हिज बिहेवियर। तो ही अपोलोजाइज क्या होता है, अपोलोजाइज के साथ टू लगाते हैं। मैंने अपनी किताब में इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे दिए हैं, ये आप ज़रूर करना, मेरी बुक से करना। आपके CA इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चंस आपको कम मिलेंगे। फिर ये सेंटेंस है देखो, इसको पैसिव वॉइस में लिखना है, एक सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में लिखना है, और एक आर्टिकल लिखना है, एक बड़ा अच्छा आर्टिकल, डॉटर ऑफ ए गार्डनर टॉप्स बोर्ड एग्जाम। गार्डनर की बेटी ने बोर्ड के एग्जाम में टॉप किया। देखो कितना अच्छा आर्टिकल बना सकते हैं आप। गार्डनर की बेटी है और एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखनी है, उसने एग्जाम में टॉप किया, तो हम एक रिपोर्ट की तरह बनाकर देंगे कि एक गार्डनर की डॉटर ये एग्जाम दिया, उसने टॉप किया, उसके बारे में आप बनाकर दोगे। उसके बाद देखिए, नॉन वर्बल इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में आप बताना, ये भी कम्युनिकेशन की कैटेगरी है, इसके बारे में आपको आंसर देना है। आप इसको अच्छे से डिस्कस करके बताना। नॉन वर्बल होता है ना बेटा, जो बिना बोले होता है, बॉडी लैंग्वेज से, जेस्चर्स से, इशारों से, ये कम्युनिकेशन आपने सारा बताना है। उसके बाद है सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ फॉलोइंग ईडियम्स। ईडियम्स आ गए बेटा, और ये ईडियम्स का मुहावरों की मीनिंग बतानी है। जैसी वर्ड मीनिंग बता रहे हो वैसी ईडियम्स की मीनिंग आ रहे हैं। और फिर हमारे पास एक एक्टिव एंड पैसिव आ गया। तो आप देखिए, ये पेपर का पार्ट था, और लास्ट में अगर आप देखोगे तो एक रिज्यूमे राइटिंग आ गया। इससे पहले हमने जो पेपर देखा था उसमें रिज्यूमे राइटिंग नहीं था, यहाँ रिज्यूमे राइटिंग आ गया। एक रिज्यूमे राइटिंग किसी को लिख कर देना है, और साथ में उसने कहा लेटर भी लिख दो, एक कवर लेटर। आप किसी को रिज्यूमे दे रहे हो, साथ में कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर होता है ना, रिज्यूमे से पहले लेटर भी लिख दो। रिज्यूमे और लेटर दोनों आ गए। आप कहीं पर एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, एक टीवी चैनल में जर्नलिस्ट की जॉब के लिए, आपको रिज्यूमे और लेटर दोनों लिख कर बताना है, जॉब के लिए अप्लाई करना है। देखा बेटा, ये आपका पेपर हो गया। अगेन इट्स अगेन अ लॉन्ग पार्ट, ये भी एक बहुत लंबा पार्ट है जिसको आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। मेरे पास एक हाँ बिल्कुल ठीक है, शुभम ने पिछले पेपर के बारे में बात बताई। इसने कहा पेपर लेंदी है, ट्रिकी है, पेपर वैसे आसान है, ठीक है। उदित ने कहा क्वेश्चन 7 क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, बट इसे लास्ट में कर सकते हैं। बेटा उदित, तो तुम्हें पता ही है, आपको वो सब बताया। क्वेश्चन कोई भी पहले करो, कोई भी बात करो, तुम्हारी इच्छा, लेकिन सेक्शन A एक साथ अलग से करना, सेक्शन B एक साथ अलग से करना। सेक्शन A और सेक्शन B को मिक्सिंग मत करना बेटा, ठीक है बेटा जी। चलिए बस आज इतना ही काम करेंगे। आप सभी यहाँ मेरे साथ फ्री हैं, इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा, और मेरी बहुत सारी विशेज़ आप सभी के साथ। मैं चाहूँगा कि आप सभी अच्छे से काम करें, बढ़िया से काम करते रहें, जल्दी जल्दी CA फाउंडेशन पास करें। देखो CA फाउंडेशन सिर्फ एक हमारे पास एक स्टेप है। CA फाउंडेशन पास करने के बाद आपको इंटर करनी है, इंटर के साथ साथ आपको फाइनल करना है। अच्छे से काम कीजिए, जल्दी से काम कीजिए, बहुत मेहनत से काम कीजिए। एग्ज़ाम को पास करने का एक ही शॉर्टकट रास्ता, मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, और ज़्यादा मेहनत करो। और क्लासेस के बारे में मुझे एक बात बताइए, क्लास के बाद अभी मुझे आप एक व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए, व्हाट्सएप पे मुझे फीडबैक लिख के भेजिए, क्लासेस कैसी लगी, कैसा पढ़ा आपने, लॉ कैसा लगा, लॉ आपके लिए नया पेपर था, और कैसा लगा आपके लिए लॉ, किस तरह से आपने पढ़ा, कैसी रही आपकी क्लास टीचिंग, क्लास एक्सपीरियंस कैसा रहा। प्लीज़ आप मुझे सभी एक बार लिख कर भेजो बेटा। मैं आपके आंसर्स का, आपके फीडबैक का वेट करूँगा। और आपके पास कभी भी जो आपके पास किताब है, जो आपके पास स्टडी मॉड्यूल है, उसको 2-2, 3-3 बार रिवाइज करके एग्जाम में जाना। तो आप बस इसको अच्छे से पढ़ के रखिए, अच्छे से काम कीजिए। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत सारी विशेष मेरी तरफ से। आपकी ऐप में आपकी क्लासेस हैं, उनको 2-2 बार रिवाइज कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। और जितना भी पढ़ें, लिख लिख कर, याद करके और समझ के पढ़ें। कोशिश कीजिए कहीं भी रट्टाफिकेशन और क्रैमिंग को ना करें। देन बस इतना ही काम करेंगे, अच्छे से काम करके रखिए। गुड डे ऑल ऑफ यू बेटा, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स, आप सभी जल्दी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हों, और बहुत जल्दी आपके नाम के साथ CA लगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू बेटा।